Hello, am I audible? Yes, ma'am. Ma'am, good afternoon. Good afternoon. To the course session of the coursework. Our speaker for today is Dr. Anjali Trivedi. Ma'am is a scientist E at Birbal Sahni Institute of Paleosciences, and ma'am is an expert in paleoecology, paleoclimatology, and vegetation dynamics, focusing on how past climates changes influence ecosystem and human environment interactions. Ma'am, I welcome you on behalf of the Research and Development Department, and I kindly request you to share your screen, ma'am. Thank you so much. Okay. Uh, Good afternoon, everyone. टुडे आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो टॉपिक है कि पब्लिकेशन जो हम करते हैं उसकी उस वो कितना ऑथेंटिक होना चाहिए। मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्या होती हैं, डेफिनेशंस क्या है, इश्यूज क्या है और इथिक्स को कैसे हमें फॉलो करना है, जिसको फॉलो करके हम ये अच्छा पब्लिकेशन, गुड पब्लिकेशन और एक रेप्यूटेड पब्लिकेशन हम कर सकें। तो इसके लिए जो चीजें मैटर करती हैं वो जिन्हें हमें जानना है वो है व्हाई इंटीग्रिटी मैटर्स। क्यों हमें अपनी इंटीग्रिटी को यानी अपनी जो हमारा काम है उसको हमें कैसे मेंटेन रखना है। कितने टाइप से होता है कि हम किस किस चीजों से हमें बचना है। कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हमें अपने थीसिस में या अपने रिसर्च वर्क में नहीं लानी है। अनएथिकल ड्राइवर्स क्या क्या होते हैं, कौन कौन से ऐसे अनएथिकल है जो काम हमें नहीं करने हैं। और ऑथरशिप देने में या हम जो रिसर्च पेपर लिख रहे हैं उसको लिखने में हमें किन किन पैरामीटर्स का ध्यान रखना है। अगर हम इन चीजों का ध्यान नहीं रखते हैं तो उसके हमें साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं, क्या क्या हमें उनके लिए आगे हमें हमारी रिसर्च में वो क्या क्या हर्डल्स आएंगे या कौन कौन सी ऐसी चीज हैं जो हमारे हमें आगे फेस करनी पड़ सकती हैं और उसको कंट्रोल कैसे करें हम। इसके अलावा फिर हम केस स्टडीज एंड गाइडलाइंस हैं एंड कंक्लूजन एक्शन। तो सबसे पहले जो चीज आती है कि डिफिनीशन ऑफ द पब्लिकेशन मिसकंडक्ट। मिसकंडक्ट का मतलब ही यही होता है कि कैसे जो चीजें गलत यूज हो रही हैं, जो हम रिसर्च करेंगे या जो भी हम पैरामीटर्स को लेंगे उसमें कौन सी चीज है जिसे हमें करना है और कौन सी चीजें हैं जिन्हें हमें नहीं करना है। तो इसके लिए मैंने बहुत ही इजी बना दिया है कि इंटीग्रिटी क्या हमें मेंटेन करना है और मिसकंडक्ट क्या है जो हमें नहीं करना है। तो इसमें चार चीजें हैं जो हमें मेन रखनी है। पहली ऑनेस्टी होनी है, एक्यूरेसी, ट्रांसपेरेंसी एंड रिस्पेक्ट। यानी जो भी हम काम कर रहे हैं वो हमारे गाइड के साथ जिसको हम रिपोर्ट कर रहे हैं पूरा ऑनेस्ट होना चाहिए हमें अपने काम के लिए। सेकंड, एक्यूरेसी ऑफ रिकॉर्ड। जो भी रिकॉर्ड्स हैं वो हम किसी आर्कियोलॉजिकल साइट से ले रहे हैं, कोई क्लाइमेटिक डेटा ले रहे हैं या हम कोई भी सोशल गैदरिंग से कहीं से भी कलेक्ट कर रहे हैं, जो भी हमारा डेटा है उसके रिकॉर्ड में कितनी एक्यूरेसी है, कितना सही डेटा हमारा कलेक्शन है। ट्रांसपेरेंसी इन मैथड्स। तीसरा होता है मेथड्स जो हैं जो भी हम यूज कर रहे हैं वो ट्रांसपेरेंट होने चाहिए। वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम अगर मान लीजिए हमने कहा कि हम 100 लोगों का सर्वे करेंगे, 10 लेक्स का सर्वे करेंगे या हम जाकर के जो भी हमें डेटा निकालना है, रिसर्च के लिए करना है या पेपर के लिए हमें जो भी डेटा लेना है उसमें हमें कौन सा मेथड लगाना है, उसका जो भी स्टैटिस्टिकल मेथड लगा रहे हैं, हम ग्रुप स्टडी कर रहे हैं लोगों की, जो भी मेथड कर रहे हैं या हम क्लाइमेट का डेटा कर रहे हैं, वो मेथड क्लियर होने चाहिए, उसकी ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। अपने गाइड या अपने जो भी जो मेंटोर जो लोग हैं या आप किसी भी पेपर या अपनी थीसिस के लिए कर रहे हैं वो बिल्कुल क्लियर मेथड होना चाहिए और उसमें ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। और जो भी सब्जेक्ट में आप रिसर्च कर रहे हैं उसके लिए सबसे बड़ी चीज है कि सेल्फ, अपनी रिस्पेक्ट और उस सब्जेक्ट की रिस्पेक्ट। जब आप दोनों काम करेंगे तभी जाकर के आप इंटीग्रिटी को मेंटेन कर पाएंगे। हमें क्या नहीं करना है, फैब्रिकेशन। कोई भी डेटा, वो किसी का पुराना डेटा है या पब्लिश्ड है या हमने 5 जगह का डेटा लेना था, हमें 100 लोगों का सैंपल लेना था, हमने 5 लोगों का लेकर के उसका पूरा स्टडी कर दिया। ये क्या हो गया, ये हो गया फैब्रिकेशन। फाल्सिफिकेशन, बहुत सारा हमने डेटा लिया
हमने देखा कि 100 डेटाज जो है वो हमारे काम के हैं, और जो 10 या 20 डेटाज हैं वो ऐसे हैं जो हमारे से मैच नहीं कर रहे हैं, हमारे डेटा से मैच नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम उस डेटा को हटा देंगे, हमें उसको छिपाना नहीं है, उस डेटा को हमें दिखाना है, और किस हिसाब से उस वो क्यों नहीं आ रहा है इसका भी जस्टिफिकेशन देना है। प्लेजरिज्म, प्लेजरिज्म जैसे आप लोग ने नाम सुना ही होगा कि डेटा चोरी नहीं करना है, या हमें कॉपी पेस्ट नहीं करना है, कि किसी का पेपर आया था, हमने उससे लिया या उसका पूरा डेटा ने उसने कर लिया, तो ये क्या हो जाता है, प्लेजरिज्म होता है। इसके लिए क्या किया गया है, इसके लिए कुछ रूल्स बनाए गए हैं। आपके डेटा, जो भी डेटा आप बना रहे हैं उसके रूल्स, काम कर रहे हैं रिसर्च के भी, उसके भी रूल्स हैं कि कौन कौन सी चीजें आप नहीं कर सकते हैं। जैसे फैब्रिकेशन ऑफ डेटा मैंने बताया, फाल्सिफिकेशन ऑफ रिजल्ट, जो भी रिजल्ट आया उसको मैंने गलत दिखाया, और प्लेजरिज्म। ये तीनों चीजें आप अपने रिसर्च वर्क में नहीं कर सकते। इथिकल स्टैंडर्ड ऑफ रिसर्च, यूएस डिपार्टमेंट ने जो एक रिसर्च इंटीग्रिटी को मेंटेन करने के लिए गाइडलाइंस बना रखी हैं, वो तीन, उसमें 3 फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जिन्हें हमें अपने हर रिसर्च वर्क को करने के पहले हमेशा हमें इस गाइडलाइन को एक बार जरूर आप लोग, और अब हमें याद रखना है कि हमें कौन कौन सी चीजें करनी है, और कौन कौन सी चीजें नहीं करनी है अपने रिसर्च में। जो भी हम काम कर रहे हैं वो इंश्योर करना है कि वो रिलायबल हो और सोसाइटी के लिए भी बेनिफिशियल। वो हमारा काम जो रिसर्च है हमारा 3 साल 4 साल का, या जो उससे पेपर्स निकल के आएंगे, जो भी हम पेपर पब्लिकेशन के लिए डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, उसके लिए हमारे पास बिल्कुल हमें उसके लिए ट्रूथफुल होना पड़ेगा, सही डेटा करना पड़ेगा, और इंटीग्रिटी के साथ काम करना पड़ेगा। दूसरा, रोल ऑफ पीयर रिव्यू। पीयर रिव्यू जो होता है, कोई भी थीसिस या कोई भी पेपर या कोई भी जर्नल बिना पीयर रिव्यू के नहीं जाता। पीयर रिव्यू मतलब 2 से 3 रिव्यूअर, जो, अगर आप इंडिया में रह रहे हैं तो बाहर के हो सकते हैं, विदेशी हो सकते हैं, आपके एरिया के, आपकी जगह के नहीं होंगे, जो उसको पढ़ेंगे, उसको रिव्यू करेंगे, और रिव्यू करने के बाद बताएंगे कि ये आपका वर्क जो है ये पब्लिकेशन होना चाहिए, या इसमें कितनी इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। तो ये रिव्यू का रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइडलाइंस में। तीसरा होता है इंस्टीट्यूशनल गाइडलाइन। इंस्टीट्यूशनल गाइडलाइन जो भी जहां वर्क कर रहा है वहां पर किसी के साथ में आपका वो नहीं हो, कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए। एथिकल रिसर्च में कैसे एथिकल कंडक्ट्स होंगे, ये हर इंस्टीट्यूट का, हर यूनिवर्सिटी का अपनी अपनी एक गाइडलाइन होती है। उस गाइडलाइन को भी हमें फॉलो करना पड़ता है। वो स्टेट वाइज और कंट्री वाइज अलग हो सकती है। कॉज ऑफ पब्लिकेशन मिसकंडक्ट, जो भी पब्लिकेशन में हम कुछ गलत करते हैं या कुछ चीजें गलत यूज करते हैं, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है हमारे ऊपर, ये भी बहुत मायने रखता है। किस वजह से ये होता है, जो भी मिसकंडक्ट होता है जल्दी पब्लिकेशन करने के चक्कर में या किसी भी वजह से, ये क्यों होता है। पहली चीज कि आजकल एकेडमिक कंडीशंस, कंपटीशंस बहुत बढ़ गया है। हर जगह पर पेपर पब्लिश करने की बहुत ज्यादा, पेपर पब्लिश करने का बहुत प्रेशर है। इसकी वजह से क्या हो गया है, पेपर की क्वालिटी कई जगह पर गिर गई है। फंडिंग रिक्वायरमेंट, सेकंड ये होता है कि मेनी, बहुत सारी फंडिंग एजेंसीज हैं, जैसे CSIR, NDST, UGC, जितनी भी हैं वो भी पब्लिकेशन पे ही फंडिंग करती हैं। वो आपके पब्लिकेशन रिकॉर्ड देखती हैं, उसके बेसिस पे आपको पैसा देती हैं, या आपको प्रोजेक्ट देती हैं, या आपको स्कॉलरशिप देती हैं। बहुत बार आपको बाहर जाना होता है, विदेश में कॉन्फ्रेंस अटेंड करनी है या फेलोशिप लेनी है, वहां पर भी जो भी चीज देखी जाती है वो आपके पब्लिकेशन ही देखे जाते हैं, या आपने कितनी जल्दी थीसिस सबमिट करी, टाइम पीरियड कितना शॉर्ट था। ये दूसरा कारण होता है
आपका प्रेशर, पेपर का जो प्रेशर होता है पेपर पब्लिश करने का, जिसकी वजह से हम गलत डेटा यूज कर लेते हैं या हम जल्दबाजी में कुछ डेटा को अपने छुपा देते हैं। करियर एडवांसमेंट, प्रमोशन है, किस प्रमोशन के लिए या टेन्योर डिसीजन के लिए कि अब जो है मैं 3 साल में, 4 साल में मुझे पोस्ट डॉक चाहिए, या मुझे अपनी थीसिस सबमिट करनी है, या मुझे कहीं बाहर फेलोशिप में भरना है। तो एक करियर के भी जो एडवांसमेंट होता है, इसके लिए भी बहुत बार बहुत सारी चीजें को हम छोड़ देते हैं या उसको ओवरलुक कर देते हैं, और हम पब्लिकेशन के प्रेशर में कुछ गलत कुछ डेटा भी अपना या तो पूरा नहीं निकालते हैं या उसको छुपा देते हैं। ये भी चीजें जो होती हैं ये मिसकंडक्ट में ही आती हैं। लैक ऑफ अवेयरनेस, बहुत बार बहुत ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जो आपके रिमोट एरिया में है, या ऐसी जगह पे आप रिसर्च कर रहे हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग्स नहीं दी गई हैं। तो उस वजह से भी क्या होता है ना, मिसकंडक्ट हो जाता है। अवेयरनेस नहीं होती है कि हमें जो रिसर्च स्कॉलर है या जो पोस्ट डॉक है या जो भी स्टाफ है, रिसर्च स्टाफ है, उसको इतना अवेयरनेस नहीं होता है कि वो जो रूल्स हैं मैं उनको रूल्स को फॉलो कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। मैंने जो डेटा उठाया है उसमें प्लेजरिज्म चेक किया है कि नहीं किया है, या जो मैं लिख रहा हूँ ऐसा तो नहीं कि डुप्लीकेट हो, इसको पहले कोई पब्लिश कर चुका हो। तो इसकी वजह से भी, लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से भी हम कभी कभी हमारे साथ पब्लिक मिसकंडक्ट हो जाता है। दूसरा, मिसअंडरस्टैंडिंग एथिकल नॉर्म्स। हमारे पास अगर क्लैरिटी नहीं है कि एथिकल नॉर्म्स क्या है, हमें पेपर कैसे पब्लिश करना है, हमें जो मैंने मेथड की गाइडलाइन बनाई है, मैं उस मेथड करने चाह रही हूँ, मैं उनका प्रॉपर यूज कर रही हूँ कि नहीं कर रही हूँ। तो बहुत सारा मिसकंडक्ट इस वजह से भी हो जाता है क्योंकि अनइंटेंशनल होता है, वो जानबूझ के नहीं करते, पर चूंकि वो अवेयरनेस नहीं है इसकी वजह से हो जाता है। बहुत बार ऐसा होता है, कल्चरल डिफरेंस होता है। कल्चरल डिफरेंस भी की वजह से भी हमारा जो होता है वो रिसर्च प्रैक्टिसेस जो होती हैं वो बहुत फर्क पड़ती हैं। बहुत बार जो पेपर्स होते हैं वो लोकल लैंग्वेज में भी पब्लिश होते हैं, और वो हर साइंटिस्ट या हर रिसर्चर की रीच तक नहीं होते हैं। इसलिए भी बहुत बार हमसे ये लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से ये मिसकंडक्ट हो जाता है। और ये कितने तरीके के होते हैं, जैसे सेलेक्टिव रिपोर्टिंग। जैसे मैंने पहले बताया कि डेटा मेरे पास 100 सैंपल्स का आया, 100 सैंपल्स में से 90 सैंपल्स जो थे वो मेरे जो मैंने मेथोडोलॉजी बनाई थी या जो मेरी गाइडलाइन थी या जो मैं काम करना चाहती थी ऑब्जेक्टिव एम्स के हिसाब से थे। 10 सैंपल्स का ग्रुप जो था वो मेरे उससे नहीं मैच कर रहा था, जो भी मेरा डेटा था। तो मैंने क्या किया, उस डेटा को हाइड कर दिया, वो पॉइंट्स मैंने दिखाए ही नहीं। सेलेक्टिव रिपोर्टिंग, कि मुझे जितना दिखाना था मैंने सिर्फ वही डेटा अपना शो किया, बाकी डेटा को मैंने हाइड कर दिया, जितना भी ओवरलायर था उसको मैंने हाइड कर दिया। ये जो होता है ये सेलेक्टिव रिपोर्टिंग भी डेटा मैनिपुलेशन में आता है, ये भी आपका मिसकंडक्ट में आता है। सेकंड हो जाता है इनकम्प्लीट डेटा प्रेजेंटेशन। डेटा मेरे पास 20 या 30 सैंपल्स का था, 20 या 30 ग्रुप्स का था। मुझे 10 साइट सेलेक्ट करी थी, मैंने पाँच पाँच साइट पर ही मैं काम कर पाई। किसी भी कारण से, वेदर सरकमस्टेंसेस, कोई भी कारण हो सकता है जिसकी वजह से मैं साइट पे डेटा कलेक्ट नहीं कर पाई। और मैंने क्या किया, मैंने 50 साइट्स का डेटा दिखा दिया। या मैंने अगर 100 साइट सेलेक्ट करी थी और मुझे सिर्फ 70 साइट तक पहुंच पाई तो मैंने 70 साइट का डेटा दिखाया। और जब मुझे डेटा दिखाना हुआ तो मैंने पूरा 100 का दिखा दिया, उसी को एलोबरेट कर दिया। ये भी क्या हो जाता है, ये भी आता है आपके डाटा मैनिपुलेशन में या मिसकंडक्ट में। थर्ड टाइप क्या होता है कि हमने स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करके उस डेटा को मिसलीड किया। हमारे पास डेटा 10 का था और वही इलेबोरेट कर दिया हमने अपने डेटा को, दिखा रहा था हमारा स्टेट, पर हमें उसको, जैसे आप इसमें देख सकते हैं कि हमने उसको डेटा को चेंज कर दिया।
तो ये क्या डेटा हो जाता है, ये भी मिसलीडिंग स्टैटिस्टिकल एनालिसिस में भी अगर मैंने दिखाया तो ये भी क्या हो जाता है, डेटा मैनिपुलेशन हो जाता है। बहुत बार क्या होता है, डुप्लीकेट पब्लिकेशन भी होता है, सेल्फ प्लेजरिज्म जिसको कहते हैं। आपने अपने ही पेपर को डिफरेंट तरीके से 4 बार पब्लिश कर दिया, ये क्या हो गया, सेल्फ प्लेजरिज्म। मैंने आज कहीं छापा, उसके बाद मैंने 5 साल बाद फिर उसी डेटा को उठाया और उसी डेटा को दूसरे ढंग से छाप दिया, फिर उसी डेटा को उठाया 3 4 साल बाद उसको फिर अलग ढंग से छाप दिया। तो ये क्या हो जाता है, सेल्फ प्लेजरिज्म होता है। आप अपने ही डेटा को बार बार अलग अलग जर्नल में या अलग अलग प्लेस पे अलग अलग तरीके से छाप रहे हैं। ये सेल्फ प्लेजरिज्म हो गया। डुप्लीकेट सबमिशन क्या हो गया, ऑथर सबमिट द सम मैन्युस्क्रिप्ट टू मल्टीपल जर्नल। एक ही मैन्युस्क्रिप्ट तैयार करी और उसको मैंने एक बार अपने लोकल में छाप दी, उसको फिर मैंने इंटरनेशनल में छाप दी, उसको मैंने नेशनल में छाप दी, 3 4 जगह उसको मैंने अलग अलग पब्लिकेशन के लिए दे दी। तो ये हो गया डुप्लीकेट सबमिशन। पहला, जैसे मैंने सेल्फ प्लेजरिज्म और डुप्लीकेट सबमिशन में आप लोग को डिफरेंस पता चल गया होगा। सेल्फ प्लेजरिज्म क्या हो गया, जब मैंने ही अपने डाटा को लिया, एक डेटा को उठाया, आज छापा, उसको थोड़ा सा मैनिपुलेट करके फिर 2 साल बाद छापा, फिर मैनिपुलेट करके 2 साल बाद छापा, ये हमारा सेल्फ प्लेजरिज्म हो गया। और डुप्लीकेट सबमिशन क्या हो गया, एक ही डेटा है उसको मैंने अलग अलग जगह पब्लिश करा दिया। एक कहीं आपने लोकल लैंग्वेज में करा दिया, एक इंटरनेशनल करा दिया, एक नेशनल करा दिया। तो डेटा सेम है, बस आपने कई जर्नल्स में एक साथ उसको पब्लिश कर दिया। थर्ड होता है फ्रैगमेंट पब्लिशिंग। फ्रैगमेंट पब्लिशिंग में क्या होता है कि छोटी छोटी सी स्टडी, उसके मल्टीपल पेपर निकाल लिए, अलग अलग, थोड़ा सा काम ये एक जर्नल में, थोड़ा सा दूसरे जर्नल में, थोड़ा सा तीसरे जर्नल में करके, अगर जब हम फ्रेगमेंटेड पब्लिशिंग करते हैं, ये भी डुप्लीकेट पब्लिकेशन में आता है। अब इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं, सबसे बड़ा इसका कॉन्सिक्वेंस होता है लॉस ऑफ क्रेडिबिलिटी। जब भी आपका पेपर कहीं से रिवर्ट होके आता है या कोई भी किसी भी प्लेजरिज्म में उसको पकड़ लिया जाता है, बिकॉज अब बहुत सारे ऐसे टूल्स अवेलेबल हैं मार्केट में, या जो भी एआई टूल्स हैं जो तुरंत बता देते हैं कि यहाँ पे प्लेजरिज्म है या यहाँ पर मिसकंडक्ट हुआ है। तो जितने भी हाई इम्पैक्टेड जर्नल हैं वो तुरंत ही ये बता देते हैं कि यहाँ पर आपका प्लेजरिज्म है और आपने अपने डाटा को ही या मल्टीपल छोटे छोटे डाटा को आप बार बार पब्लिश कर रहे हैं। तो ये आपकी कंट्री, आपकी यूनिवर्सिटी और खुद आपकी क्रेडिबिलिटी पर एक स्टैंप लगा देता है। बहुत बार आपका पेपर रिवर्ट हो जाता है। तो वो जो, जब आप हाई इम्पैक्ट पे डालते हैं और जब वो रिवर्ट होता है और उसको प्लेजरिज्म या आप एक्सेप्टेंस के बाद फिर आपको वापस कर लेना पड़ा, ये जो होता है आपकी लॉस ऑफ क्रेडिबिलिटी को बताता है। मतलब आपके ऊपर एक लॉस ऑफ क्रेडिबिलिटी का स्टैम्प लग जाता है, जो कि आगे आपकी एकेडमिक कम्युनिटी में जो बात जाती है वो बहुत ही निगेटिव होती है आपके लिए। लीगल कॉन्सिक्वेंसेस, इस, जब आप ऐसा पब्लिकेशन मिसकंडक्ट करते हैं तो बहुत बार डेटा आपने किसी का चोरी कर लिया, डेटा किसी और का डेटा था आपने ले लिया, आपने नेट से डेटा ले लिया, या आपने कई बार एआई से बना लिया डेटा। और इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको मिलेंगे। अभी थोड़े दिन पहले ही एक चाइना का जर्नल में ही आया था कि इस समय 30% जो हैं वो प्लेजरिज्म्स के और एआई की वजह से पेपर रिवर्ट हो रहे हैं, डिट्रैक्ट कर रहे हैं लोग। क्योंकि आपने पब्लिकेशन अगर आपने एआई से भी जनरेट कर दिया, तो एआई का डेटा कितना रिलायबल है कितना नहीं रिलायबल है, जब तक आप अपना डेटा नहीं होगा आप उसको ऑथेंटिकेट नहीं कर सकते। तो आपके पास अपना डेटा होगा, आप एआई से डेटा निकालेंगे, वो कभी भी ऑथेंटिकेट नहीं होता है। तो इसलिए, और इस केस में अगर बार बार ऐसा होता है तो आपके ऊपर जिसका भी डेटा है या आपने जिसका भी डेटा उठाया, किसी ने उठाया, तो उसके ऊपर लीगल एक्शन एक्शन भी लिया जा सकता है। कैरियर सेटबैक, इसके साथ ही जब आप किसी ऐसे जानबूझ के या अनजाने में ही अगर आप किसी भी ऐसे उसमें मिसकंडक्ट में आ जाते हैं कि पब्लिकेशन के एथिकल नहीं है
और आपने किसी और का डेटा आपके डेटा से मैच कर रहा है, डुप्लीकेट हो गया है, या आप ही ने उसको रिपब्लिश किया है, तो ये आपके कैरियर में बहुत बार रिफ्लेक्ट होने लगता है। इफेक्ट ऑफ साइंटिफिक कम्युनिटी। इससे इफेक्ट क्या पड़ता है? एक तो मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड होती है। जो भी आप इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, अगर उसमें आप डेटा को फैब्रिकेट कर रहे हैं, डेटा को आप ओरिजिनल डेटा को बढ़ा करके लिख रहे हैं, या आप छोटे से पार्ट को पब्लिश कर रहे हैं, या आप बहुत फ्रेगमेंट में डेटा दे रहे हैं, तो उससे क्या होता है, आपका इंटरप्रिटेशन और दूसरा जो साइंटिफिक नॉलेज है ना, जो नॉलेज जानी चाहिए, एक्चुअल नॉलेज, वो एक्चुअल नॉलेज लोगों तक नहीं पहुंचती है, आपकी सोसाइटी तक नहीं पहुंचती है। जिसकी वजह से आपका यूनिवर्सिटी का और आपकी कंट्री सबका नाम जो होता है, उस पे एक स्टैटिस्ट आ जाता है कि हाँ भाई, आपके यहाँ से जो डेटा आ रहा है वो रियल डेटा नहीं है, वो मिसकंडक्ट हो रहा है वहाँ। इरोजन ऑफ ट्रस्ट। सेकेंडरी ये होता है कि साइंटिफिक कम्युनिटी में फिर ट्रस्ट खत्म हो जाता है। अगर पब्लिश्ड रिसर्च जो है उसकी क्रेडिबिलिटी पे क्वेश्चन आता है, तो फिर आपके डेटा या जिसका भी डेटा पब्लिश हुआ है उसका ट्रस्ट खत्म हो जाता है उस जगह से। इम्पैक्ट ऑफ फ्यूचर रिसर्च। थर्ड ये है कि आपने अगर डेटा दिया है और वो डेटा मान लीजिए कि वो डेटा फैब्रिकेटेड है, या वो डेटा से आपने कुछ पॉइंट्स निकाल दिए हैं जो आप नहीं चाहते थे कि वो दिखे, जिसे आपकी स्टडी सफर कर रही थी, या आप उनको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे, तो फ्यूचर में जिसको भी आगे रिसर्च करनी होगी उस एरिया में, उसको एग्जैक्ट डेटा नहीं मिलेगा। उसका डेटा जो है वो भी आपके डेटा की वजह से गलत इन्फ्लुएंस्ड होगा और गलत इन्फ्लुएंसेस देगा। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि हमें अपने रिसर्च को करने के पहले कितनी चीजों का ध्यान रखना चाहिए, और एथिकली क्या सही है, और हमें कैसे कैसे अपने पेपर्स जो आगे लिखने हैं, रिसर्च पेपर्स लिखने हैं, तो उसमें कौन कौन सी चीजों को ऐड करना है और कौन कौन सी चीजों को हमें बिल्कुल भी अपने उसमें नहीं रखना है, या उस तरफ नहीं जाना है। इस चीज का हमें बहुत ध्यान रखना है। प्रिवेंटिंग पब्लिकेशन मिसकंडक्ट। इसको प्रिवेंट करने के लिए क्या क्या करना चाहिए? पहली चीज तो वर्कशॉप ऑन एथिक्स। जितने भी एथिक रूल हैं जो भी इंटरनेशनल कम्युनिटी में बनाए गए हैं, उसको हर वहाँ पर हर रिसर्च स्कॉलर्स के साथ सर्कुलेट करना चाहिए। और इसकी वर्कशॉप भी होनी चाहिए, वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन। हर स्टूडेंट को एक वर्कशॉप होनी चाहिए कि हाँ भाई, जो आप काम कर रहे हैं वो वर्कशॉप एक स्मॉल लेवल पे भी हो सकती है कि यूनिवर्सिटी उसको करा दे, या ऑनलाइन जो इंटरनेशनल वर्कशॉप्स होती हैं, या बहुत सारे जर्नल्स लाइक एल्सेवियर, ये सब भी आजकल वर्कशॉप करा रहे हैं, एथिकल्स की या ट्रेनिंग्स प्रोग्राम्स करा रहे हैं। उनमें भी स्टूडेंट्स को इन्वॉल्व करना चाहिए। स्टूडेंट्स, इवन दो जितने भी साइंटिस्ट हैं और रिसर्चर्स हैं, उनका इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। और जो नए नए रूल्स आ रहे हैं, जैसे अभी एआई इंट्रोड्यूस हुआ है, तो एआई के लिए अलग रूल्स बनाए हैं जितने भी पब्लिकेशंस हैं या यूएस ने, हमें उनको भी देखना चाहिए कि वो एआई के रूल्स क्या हैं। तो उनका अपग्रेड होना भी बहुत ज़रूरी है, कि जो पुराने रूल्स थे उनमें कौन से नए रूल्स ऐड हुए हैं। और इनको अपग्रेडेशन के लिए ज़रूरी है कि स्मॉल वर्कशॉप्स रखी जाएं हर जगह पे, जिससे कि हम गाइडलाइंस को देख सकें, फॉलो कर सकें, और उसके हिसाब से काम कर सकें। सेकेंड, मेंटोरशिप प्रोग्राम होता है। मेंटोरशिप प्रोग्राम में भी यही होता है कि जो स्टूडेंट्स हैं वो मेंटोर्स जो है वो उनको बताएं कल्चर क्या है, वो कल्चर क्या है, हमें कैसे एथिकली काम करना चाहिए। और ऐसे करके हम अब कैसे प्लेजरिज्म से बच सकते हैं, कैसे मिसकंडक्ट से बच सकते हैं, और कैसे अपने आप को हम एक सेफ गार्ड में करके, कैसे क्लीन करके, और एक अच्छा रिसर्च वर्क अपने लिए और अपनी सोसाइटी के लिए दे सकते हैं। ऑनलाइन रिसोर्स एंड टूल्स। जैसा कि आप जानते हैं कि इस समय बहुत सारे रिसोर्स टूल भी अवेलेबल हैं, फ्री भी हैं और पेड भी हैं। तो हर यूनिवर्सिटीज़ को और हर साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस के यहाँ सबके पास अपने होते हैं
ऑनलाइन भी हैं। तो जितने भी रिसर्च स्कॉलर्स हैं या जो भी हैं, उनको अपने अपना जो भी डेटा है उसको सबसे पहले डाल के देख लेना चाहिए, अपने टाइटल को डाल के देख लेना चाहिए कि कहीं ये डुप्लीकेट तो नहीं है, कहीं ऐसा वर्क पब्लिश तो नहीं हो गया है। जो मैं काम कर रहा हूँ या जो कर रही हूँ, ऐसा तो नहीं कि इसके लिए पहले ही कोई काम कर रहा हो या किसी का पेपर आया हो। तो ऑनलाइन रिसोर्स भी टूल है, प्लेजरिज्म चेक करने के बहुत सारे टूल्स हैं। आप प्लेजरिज्म चेक कर सकते हैं, गुड क्विल बोर्ड है, क्विल बोर्ड से चेक कर सकते हैं, ग्रामरली में प्लेजरिज्म चेक हो जाता है। इसके अलावा एआई के बहुत सारे और टूल्स हैं जो फ्री हैं। तो हमें पहले ही डाल के देख लेना चाहिए, रिसर्च शुरू करने के पहले भी, कि अगर हम किसी पेपर्स की बना रहे हैं, मेथोडोलॉजी बना रहे हैं, या हम किसी पेपर्स पे काम कर रहे हैं, या हमें अपनी रिसर्च को के लिए हमने किसी एक पॉइंट्स को उठाया है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि ये काम पहले से ही चल रहा हो या इसको पहले कोई पब्लिश कर चुका हो। तो इसको सबसे पहले इसका भी बहुत ध्यान रखना चाहिए, और इसकी भी ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको ग्रामरली चलाना, उनको क्विलबोर्ड चलाना, और अदर एआई टूल्स को भी उनको ट्रेन करना चाहिए कि कैसे कैसे वो इनको यूज करके अपने आप को इस मिसकंडक्ट से बचा सकते हैं। इसके अलावा इंस्टीट्यूशंस के भी अपनी पॉलिसीज होनी चाहिए, एक क्लियर गाइडलाइन होनी चाहिए हर इंस्टीट्यूशंस की या हर यूनिवर्सिटीज की, कि वो बता सके कि भाई हमारे यहाँ के रूल्स क्या हैं, या आप जो रिसर्च कर रहे हो उसमें आपको कौन कौन से एथिक्स को फॉलो करना पड़ेगा। आप किसी दूसरे स्टूडेंट का डेटा आप नहीं ले सकते हो, या आप उसका डेटा ले रहे हो तो आपको उसको उसको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, और आपको उसको पूरा बताना पड़ेगा कि हाँ भाई, मैंने इस जगह से इस पर्सन का, इस स्टूडेंट का डेटा लिया है जो पीएचडी कर रहा है। तो ऐसे पूरे क्लियर गाइडलाइन होनी चाहिए। रेगुलर ऑडिट होना चाहिए इस चीज़ का, कि कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है कि बार बार जो है आप डेटा को बार बार वो हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो यूनिवर्सिटीज़ में भी इस चीज़ की गाइडलाइन होनी चाहिए, और इंस्टीट्यूट्स में इस और थर्ड चीज़ होती है सपोर्टिंग सिस्टम। एक स्टूडेंट जब आता है तो उसको बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं होती है एथिकल अनएथिकल, कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। तो उसके लिए यूनिवर्सिटीज इंस्टीट्यूट में सब जगह एक सपोर्टिंग सिस्टम होना चाहिए, कि एक जगह पे अगर मुझे प्लेजरिज्म नहीं, मुझे चेक कराना है, या मुझे ये चेक करना है कि कैसे मैं पता करूं कि जो डुप्लीकेसी तो नहीं है या कोई पेपर पब्लिकेशन तो नहीं है। इसके लिए बहुत सारे जर्नल्स के अब तो ओएनओएस आ गया है, तो आप भी खोल के देख सकते हैं। अदरवाइज जो पुराने भी काम पब्लिश हुए हैं वो लाइब्रेरी में होने चाहिए, कि हाँ भाई जो अभी भी ऑनलाइन नहीं है, या अपडेट होना चाहिए कि इस एरिया में जो भी आपके रिसर्चर्स काम कर रहे हैं, वो किस एरिया में काम कर रहे हैं, इसका डिटेल्स होनी चाहिए। और इसके लिए एक सपोर्टिंग सिस्टम होना चाहिए, कि जहाँ पर स्टूडेंट जा करके, या कोई भी रिसर्चर या कोई भी प्रोफेसर जा करके, अगर उसको प्लेजिज्म चेक करना है और या कोई भी एथिकल इशू वो करने हैं, तो उनकी गाइडलाइन, पूरी इंटरनेशनल गाइडलाइन भी हर जगह पे अवेलेबल होनी चाहिए। फ्यूचर डायरेक्शंस इन कॉम्बैटिंग मिसकंडक्ट। ट्रांसपेरेंसी को इनहेंस करने के लिए क्या कर सकते हैं? मिसकंडक्ट तभी होगा, अननोवेंगली नोवेंगली दोनों तरीके से होता है। अननोवेंगली तो तभी होगा जब हमें पता ही नहीं है कि हमें कौन कौन से एथिक्स को फॉलो करना है। तो इसके लिए बहुत जरूरी है ट्रांसपेरेंसी, कि मैक्सिमम डेटा ओपन एक्सेस एंड ओपन डेटा होना चाहिए। जो इंटरनेशनल डेटा है जैसे आजकल अवेलेबल है ओपन एक्सेस, तो ये तो अब ओएनओएस के थ्रू आप लोग तक भी पहुंच गया है, सब तक पहुंच गया है, कि जितना ज्यादा डेटा ओपन होगा, ओपन एक्सेस में रहेगा, उतना ज्यादा ही मिसकंडक्ट होने के चांसेस कम रहेंगे। ट्रांसपेरेंट रिव्यू प्रोसेस। दूसरा होता है रिव्यू प्रोसेस, जो होता है वो बहुत ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल, इट्स जस्ट एग्जाम्पल, कि एज अ ह्यूमन बीइंग हमें लगा कि ये पेपर मेरा बहुत अच्छा है, मतलब मेरा काम जो है बहुत बड़े जर्नल में पब्लिश होना चाहिए, और मुझे इसको बहुत जल्दी पब्लिश करना है। तो दो तीन तरीके और होते हैं, कि मैं जो रिव्यूअर्स हैं, मैं किसी को ऑथरशिप दे दूं, या मैं किसी रिव्यूअर से बात कर लूं,
तो उससे क्या होगा कि हाँ भाई मेरा काम पब्लिश हो गया, जबकि वो उस लेवल का नहीं था, या उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो फ्लॉस थी। तो इसलिए ट्रांसपेरेंट रिव्यू प्रोसेस बहुत ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। उससे क्या होता है, एक तो आपके पेपर की क्वालिटी बहुत इंप्रूव होती, फर्स्ट थिंग। और सेकंड थिंग इसमें क्या होती है कि आपका काम जो है वो कभी भी आपको रिट्रैक्ट नहीं करना पड़ेगा। और जब फ्यूचर में जो भी आपके पेपर को देखेगा, वो उस पेपर से, चाहे वो हमारी सोसाइटी हो चाहे वो हमारी कंट्री हो, उसके आगे जो चाहे वो रिसर्चर हो, उसको रियल डेटा मिलेगा और वो उस डेटा से फ्यूचर रिसर्च अच्छे से कर सकेगा। थर्ड चीज है डिस्क्लोजर एंड कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। जैसे मैंने पहले बताया था कि जो भी आप काम कर रहे हैं, आप अगर इन यूनिवर्सिटी में हैं, आप अगर इंस्टीट्यूट में हैं, तो आपके साथ वाला जो बच्चा काम कर रहा है, या जो दूसरा रिसर्चर काम कर रहा है, या जो दूसरी लैब में काम हो रहा है, उसमें भी मिसकंडक्ट या कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। उसमें भी डिस्क्लोजर होना चाहिए कि मैं डाइटम पे काम कर रहा हूँ, कोई पॉलिन पे काम कर रहा है, कोर एक ही है, लेकिन हाँ भाई कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं। तो ऐसा ही सब जगह होना चाहिए कि डिस्क्लोजर एक कॉमन साइट पे पता होना चाहिए कि कौन सा पर्सन किस पे काम कर रहा है, जिसमें उसके साथ किसी और के साथ में कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ना हो। और हर रिसर्चर को ये ध्यान रखना चाहिए कि अगर कोई दूसरा किसी एरिया में काम कर रहा है या सेम प्रॉक्सी पे काम कर रहा है, तो उस प्रॉक्सी पे ना जा करके मैं अदर प्रॉक्सीज पे काम करूं, या किसी के डेटा को मैं चुराऊं। फॉस्टरिंग एथिकल कल्चर। एथिकल कल होना क्यों बहुत जरूरी है? एथिकली अगर आप काम करते हैं तो एक तो आप जेन्युइन होते हैं, आपको अपने में बहुत कॉन्फिडेंस रहता है कि जो काम किया है ये ओरिजिनल वर्क है, इसमें कहीं से कोई डेटा लिया नहीं गया है, या कभी भी आपके ऊपर कोई क्लेम नहीं कर सकता कि ये उसका डेटा था। सेकेंड ये होता है, इससे कोलेबोरेशन भी बढ़ता है। जितना ज्यादा ट्रांसपेरेंसी होगी, जितना ज्यादा एथिकली आप स्ट्रांग होंगे, जितना आप में इंटीग्रिटी होगी, उतना ही लोग आपके साथ काम करने में इंटरेस्ट लेंगे। तो इससे एक तो रिसर्च में इंकरेजमेंट होता है। इंगेजिंग स्टेक होल्डर्स। आप इसमें क्या कर सकते हैं ना कि बॉर्डर्स भी खत्म कर सकते हैं, आप एथिकली काम कर सकते हैं, तो आप पीपल और ह्यूमन और रिसर्चर सब एक साथ काम करेंगे, क्योंकि वो जो डेटा है वो फ्रेगमेंटेड नहीं है, वो ओरिजिनल डेटा पे काम है। तो वो इथिक्स को भी प्रमोट करता है और सोशल हमारी सोसाइटी को भी इम्प्रूव करता है। थर्ड इज द इनकरेजिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रिसर्च। इससे क्या हो जाता है, अगर आप एथिकल कल्चर को ही आगे बढ़ाते हैं, तो एक तो आप में रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है अपने काम के प्रति, अपने रिसर्च के प्रति। जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो होल सोल आपकी हो जाती है कि मेरा वर्क ओरिजिनल वर्क, इसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। तो इस वजह से भी आपको अब एथिकली अपने काम को करना चाहिए। थैंक यू। एनी क्वेश्चन? थैंक यू सो मच मैम। स्टूडेंट्स किसी को कुछ डाउट है या मैम से अगर कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं अभी। ओके, तो मैं क्लोज करूं? Ma'am, everyone is acknowledging the lecture in the chat box.
एंड ओके किसी को कुछ डाउट होता है तो आपका मैम ईमेल आईडी सारे स्कॉलर्स के साथ शेयर कर देंगे। एंड मैम विद ओके ओके आपका ये जो मीटिंग सेशन है वो भी हमारे यूट्यूब चैनल पे हम पोस्ट करने वाले हैं। ओके ओके थैंक यू। थैंक यू सो मच मैम। Hello. मैम गुड आफ्टरनून मैम, कैन वी स्टार्ट? Good afternoon. Yeah, sure, sure. I just want to start. Okay, students, for our session, our speaker is Dr. Poonam Verma. Ma'am is a scientist E at Birbal Sahni Institute of Paleosciences in Lucknow. Ma'am is an experienced researcher with experience in paleobotany and palynology, focusing on fossil plants and pollen spore analysis to reconstruct past vegetation and climatic conditions. Ma'am has made a significant contributions through her research publications and actively contributes to advancing paleoscience research in India. Ma'am, I welcome you on behalf of the Research and Development Department of the Krantiguru Shyamji Krishna Verma Kutch University. And I kindly request you to keep the mode of communication in Hindi, please. Thank you so much, ma'am. ओके ओके, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। यहीं से मैं हिंदी में बोलना शुरू कर देती हूँ। सो आज का जो टॉपिक है वो आप लोगों को शायद पता होगा। और आज का जो टॉपिक है वो बहुत इम्पोर्टेंट है जब आप रिसर्च जैसी फील्ड में। सभी को आवाज आ रही है ना? यस मैम। हेलो। हाँ यस ठीक है, मैम। ठीक है। हाँ यस श्योर मैम। श्योर, चलिए। ओके, थैंक यू फॉर द फीडबैक। तो ये जो आज का टॉपिक है, पब्लिकेशन मिसकंडक्ट जो है, इसको हिंदी में कहते हैं प्रकाशन कदाचार। कदाचार मतलब जो आप सदाचार से ऑपोजिट हो, कदाचार, उसके बारे में बात करेंगे। तो बहुत सारी पॉजिटिव चीजें हम लोग रिसर्च एथिक्स के टॉपिक में सीख सीख रहे होंगे, आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा। उसी के तहत ये अच्छी बात है तो सभी सीख रहे हैं, लेकिन उसमें कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है। तो जो बुरी चीजें हैं उनके बारे में, जो कदाचार है उसके बारे में भी जान लेना होगा। क्योंकि होता ये है कि जैसे आप एक बागीचे में गए और आपको एक फूल अच्छा लगा, आपने तोड़ लिया, तो ये ये भी एक कदाचार की श्रेणी में आता है। आपको लगता है फूल ही तो तोड़ा है, इसमें क्या बड़ी बात है। ऐसे ही जब मिसकंडक्ट भी करते हैं, जब हम पब्लिकेशन फील्ड में आते हैं, अपने जब प्रोफेशनल फील्ड में आते हैं, तो हम लोग सोचते हैं किसी की एक लाइन ही तो लिख ली, इसमें क्या बुरी बात है। लेकिन वो मिसकंडक्ट की श्रेणी में आता है। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि कदाचार की श्रेणी में, मिसकंडक्ट की श्रेणी में जब आप रिसर्च फील्ड में हैं, तो इसमें क्या क्या आता है, इसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, क्या मिसकंडक्ट है, क्या फिर क्या कंडक्ट रूल्स है, क्या मिसकंडक्ट रूल है। और अगर आपको किसी का मिसकंडक्ट आपका पकड़ में आता है, तो उसकी कंप्लेन की प्रक्रिया क्या होगी। और अगर आप उस कंप्लेन की प्रक्रिया करते हैं और आपको सही न्याय नहीं मिलता है, सही आपको आपके साथ व्यवहार नहीं किया जाता है, तो उसकी फिर अपील कैसे करें। पहले आप उसको पहचानेंगे कैसे, आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे। फिर आप यदि कदाचार आपको पकड़ में कहीं आता है, या आप देखते हैं कि ये कदाचार किया गया है, तो उसकी कंप्लेंट कैसे करेंगे, किसको कहेंगे जाकर के कि इसने तो मेरा डेटा ले लिया, या इसने तो मेरी हाइपोथेसिस चोरी कर ली, या यहाँ पर मेरा जो बिना प्रॉपर क्रेडिट के मुझे जो है मेरा यहाँ मुझे कोट किया गया है। और अगर वो सब कंप्लेन कंप्लेन करने के बाद भी आपको लगता है कि आपका जो अपील, जो आपका कंप्लेन है वो ठीक से नहीं एड्रेस किया गया है, तो उसकी अपील आप कहाँ करेंगे। या फिर आपके आपके साथ ही कहीं गलती से आपने कुछ किया और उसके बाद किसी ने जाकर के आपकी कंप्लेन कर दी और आपके खिलाफ जो है कुछ झूठा टाइप का केस बन जाता है, तो उस केस में आप अपील कैसे करेंगे, ये भी हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हम बताएंगे कि कितने टाइप के कदाचार होते हैं और उनकी डेफिनेशंस क्या है, उसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, कंप्लेन की क्या प्रोसेस है और अपील की क्या प्रोसेस है। मैंने आपको ये सारी चीजें बता दी हैं। तो सबसे पहले कंप्लेन, पब्लिकेशन मिसकंडक्ट या प्रकाशन कदाचार होता क्या है।
अभी क्या है, ये बहुत बड़ा टॉपिक, बहुत बड़ी रेंज है इसकी, बहुत बहुत सारी चीजें आती हैं इसके अंदर में। लेकिन बेसिकली एथिकल बिहेवियर, जिसके बारे में बाकी बहुत सारे आपको स्पीकर्स ने भी बताया होगा कि एथिकल बिहेवियर क्या होता है, ये आपको समझना पड़ेगा। रिसर्च ऐसी फील्ड है जिसमें कि आप एक टॉपिक चूज करते हैं, उस पे आप बहुत सारा डेटा जनरेट करते हैं, हाइपोथेसिस करते हैं, तो आपके दिमाग में ऑनेस्टी होनी चाहिए, आपके दिमाग में जो है वो सच्चाई होनी चाहिए, तभी आप इसको प्रॉपरली जो है वो कर पाएंगे, एथिकली आप इसको कर पाएंगे। अगर आप डे वन से ही चीजों को फैब्रिकेट करना शुरू कर देंगे, गलत गलत तरीके से डेटा जनरेशन और इस तरीके की चीजें अगर आप करेंगे, तो आपकी जो रिसर्च है वो हो सकता है कि कुछ साल तो चल जाए, लेकिन लंबे समय तक आप किसी बड़ी हाइपोथेसिस पे, किसी बड़े टॉपिक पे आप काम नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए बेसिक चीज एथिकल बिहेवियर आप अडॉप्ट करना है। पूरे कोर्स वर्क में आप इसको बार बार इस वर्ड को सुन रहे होंगे कि एथिकल बिहेवियर आपको करना है। उसी एथिकल बिहेवियर में आपको पब्लिकेशन मिसकंडक्ट के वो कैसे पहचानना है ये भी आना चाहिए। इसमें क्या होता है कि आप जो इसको मेन जो इसके टॉपिक्स हैं वो है फैब्रिकेशन, फॉल्सिफिकेशन, प्लेजरिज्म ऑफ डेटा एंड मेथड्स। इसको अभी डिटेल में हम बताएंगे। और इसके बाद इनअप्रोप्रिएट ऑथरशिप, ऑथरशिप माने जो आप नाम देते हैं पब्लिकेशन की टाइम पे, अपना नाम, अपने जो गाइड का नाम है, अपने कोलैबोरेटर्स का नाम है, अपने साथियों का नाम, जिनने उस काम को करने में, उस रिसर्च को करने में आपकी हेल्प की होती है, उनका आप नाम देते हैं। तो उसमें भी इनअप्रोप्रिएशन नहीं होना चाहिए, प्रॉपरली उनका नाम दिया गया होना चाहिए। डुप्लीकेट और ओवरलैपिंग पब्लिकेशन जो है बिना बताए, विदाउट डिस्क्लोजर, मतलब जब तक कि उसको आप डिस्क्लोज करके कहीं लिखा ना हो तब तक आप उसको नहीं बताएंगे। आप कर सकते हैं, आप रिपब्लिश कर सकते हैं, बट उसको फिर आपको डिस्क्लोजर एक कहीं लाइन में आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा, आपको उसके बारे में लिखना पड़ेगा कि हमने इस चीज को यहाँ पर दोबारा से पब्लिश किया है विद द प्रॉपर साइटेशन। तो ये जरूरी इस टॉपिक को समझना क्यों जरूरी है, क्योंकि जो आपकी जो पूरे रिसर्च की जो आपकी आइडेंटिटी है रिसर्च कम्युनिटी में, वो हैम्पर ना होने पाए। आपकी जो साख है जिसे हिंदी में कहते हैं, आपकी पहचान जो है उसको कोई धब्बा ना लगने पाए। इसलिए आपको बहुत ही ऑनेस्टी से, बड़ी ट्रांसपेरेंसी से इन चीजों रिसर्च की मेथोडोलॉजी को अडॉप्ट करना होगा, और उसको जो है मिसकंडक्ट की श्रेणी में नहीं आने देना होगा। ठीक है। बातें हैं कि इसकी इसके मतलब क्या एक्सटेंड है, ये तो छोटी सी बात है, सबको समझ में आनी चाहिए कि हमें मिसकंडक्ट नहीं करना है, हमें जो है डेटा नहीं चुराना है, हमें जो है प्रॉपर साइटेशन देना है। ये सारी चीजें तो जनरल सी चीज है, लेकिन अगर आप ग्लोबल स्केल पे देखें तो ये बहुत बड़ा एक डेटा है जो कि डराने डराने वाला है। बहुत ही अजीब लगता है इसको देख करके कि आपका जो पब्लिकेशन मीडिया सेंट्रल है 2024 की एक रिट्रैक्शन, रिट्रैक्शन माने जब आप पेपर पब्लिश हो जाता है उसके बाद उसको वापस ले लेना रिट्रैक्शन कहलाता है। आपकी कोई किताब पब्लिश होगी, फिर उसको पब्लिकेशन हाउस ने कहा नहीं ये तो बहुत, इसमें तो मिसकंडक्ट है, इसको हटा देना है, तो उसको रिट्रैक्शन कहते हैं। तो अगर आप जो फ्रॉड और सस्पेक्ट के मामले देखते हैं, रिसर्च पब्लिकेशंस की ये बात हो रही, किसी और चीज की बात नहीं हो रही। रिसर्च पब्लिकेशंस में तो 43.4% जो है फ्रॉड और के मामले हैं रिट्रैक्शन के केस में, जब आपका पर्चा या आपकी किताब या आपका आर्टिकल वापस ले लिया जाता है। और डुप्लीकेशन के 14% से ज्यादा चांसेस हैं के केसेस हैं। और प्लेजरिज्म यानी कि आप जब किसी की बात को, किसी की बात को या किसी की कही गई रिसर्च को आप ले लेते हैं, लेकिन उसको प्रॉपर साइटेशन नहीं देते हैं, तो ये प्लेजरिज्म की श्रेणी में आता है। वो भी 9%, बल्कि 10% के आसपास प्लेजरिज्म का भी रेट है। ऐसे ही आप देखेंगे पेपर मिल एपेडेमिक एपिडेमिक चल रहा है। पेपर मिल यानी धड़ाधड़ 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 लोग पेपर छाप रहे हैं, लेकिन उसका प्रॉपर पेपर का जो है वो ऑथेंटिक नहीं है। वो पेपर फेक पेपर्स के रिव्यू की श्रेणी में आता है। जो कि जो कि ये दिखा रहा है कि 8,000 से ज्यादा जो है वो पेपर पर ईयर जो है वो आपका जो है रिट्रैक्ट किया जाता है, क्योंकि वो डुप्लीकेट होते हैं, फेक पेपर्स होते हैं, फेक डेटा पे बेस पे पेपर होते हैं। आप लोग बहुत ही शुरुआत में है रिसर्च फील्ड की, तो ये चीजें आपको समझनी चाहिए कि इस तरीके का काम आप नहीं करना है, और अगर कहीं हो रहा है तो उसको आपको
नोटिफाई भी करना है। और इसमें क्या है कि आपका हर हर रिट्रैक्शन वॉच डेटाबेस, कोई डेटाबेस है, नेचर मैगजीन 2024 में एनालिसिस की गई और पाया गया कि हर 25 पेपर में से एक पेपर जो है उसमें इंटीग्रिटी इशू है, मतलब कि उसकी जो प्रमाणिकता पे ही शक है, प्रमाणिक ही नहीं है उसके। नहीं तो डेटा गड़बड़ है, नहीं तो उसकी राइटिंग, नहीं तो हाइपोथेसिस, नहीं तो किसी ना किसी स्टेज में उसकी इंटीग्रिटी पे बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। उसके चलते भी आपके 500 से ज्यादा पेपर जो है ग्लोबली पब्लिकेशन हाउसेस वापस ले रहे हैं। तो अब आप सबसे पहले सीखेंगे कि कैसे पहचानना है, मिसकंडक्ट है क्या, कैसे पहचानेंगे। तो सबसे कॉमन और सबसे मेन जो मिसकंडक्ट है वो है प्लेजरिज्म। प्लेजरिज्म क्या होता है? द appropriate of another person's idea, process, results, or word without providing proper attribution or credit. This includes the self-plagiarism, where author reuse their own previously published work without distinction. इसमें क्या होता है कि आपका जो काम है, जो किसी ने पब्लिश किया है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, कि आप उसको प्रॉपर एट्रीब्यूशन, मतलब प्रॉपर उसको साइट किए बिना आप उसको नहीं देंगे, चाहे वो आपका अपना काम ही क्यों ना हो। अगर आप अपने काम को भी, आपने माने छोटा रिसर्च किया और उसमें आपने कुछ रिजल्ट निकाला और आप अपने रिसर्च को ये एक बड़े पैमाने पे ले जाना चाहते हैं, तो उस केस में आप अपना काम जरूर दिखाएंगे, लेकिन जब आप अपना काम किसी पब्लिकेशन में, किसी रिसर्च में कोट करते हैं, तो उसमें प्रॉपर पहले का साइटेशन देना होगा, नहीं तो वो भी सेल्फ प्लेजरिज्म की श्रेणी में आ जाएगा। ठीक है, वो भी एक मिसकंडक्ट होगा। ठीक है। और आप हर चीज का, किसी भी चीज का इस्तेमाल अगर कर रहे हैं, चाहे वो किसी का डायग्राम है, चाहे वो किसी का डेटा है, सबका आप डिस्क्लोजर जरूर देंगे, ये चीज मैंने यहाँ से लिया है और ऐसे किया है। दूसरा क्या है? फैब्रिकेशन। तो बहुत ही कॉमन है, आपने एक डेटा उठाया, उसमें दो कैटेगरी और जोड़ा और फिर उस पर एनालिसिस चला दिया और आपने उसको रिपब्लिश कर दिया। वो कहते हैं डेटा फैब्रिकेशन, कि आपने कहीं से डेटा लिया, क्लाइमेट का डेटा लिया, अर्थक्वेक्स का डेटा लिया, आपने सोसाइटी से एपिडेमिक का डेटा लिया, मेडिकल फील्ड में आपने जो है किसी दवा पे रिसर्च का डेटा लिया और उसके बाद उसको फैब्रिकेट कर दिया, आपने उसको कहीं ना कहीं से छेड़छाड़ उस डेटा में कर दी, तो ये सब आता है फैब्रिकेशन की श्रेणी में। ये भी एक प्रकार का मिसकंडक्ट है। अभी क्या है? फॉल्सिफिकेशन। आपने कोई डेटा या रिसर्च मेथड किया और उसको मैनिपुलेट कर दिया, उसको आपने अपने हिसाब से फिट कर दिया, सेट कर दिया, उसको बदल दिया, या फिर उसमें से कुछ सिलेक्टिव चीजों को उड़ा के कुछ सिलेक्टिव चीजें जोड़ दिया। ये सारा भी फॉल्सिफिकेशन की श्रेणी में आता है, जो कि मिसकंडक्ट है। अभी क्या है? सबसे यहाँ पर हमारे रिसर्च फील्ड में बड़ी सारी लड़ाइयाँ इसी बात पे होती हैं कि आपका जो है बहुत सारे ऑथरशिप इश्यूज आ जाते हैं जब आप कुछ पब्लिश करते हैं या कोई आप रिसर्च कंडक्ट करते हैं। उसमें क्या होता है कि भाई कई तरीके के ऑथरशिप इश्यूज है, वो मैं डिटेल में भी आगे आपको बताऊंगी। उसमें यही होता है कि आप कितना क्रेडिट किसको दिया जाएगा पब्लिकेशन के टाइम पे, या फिर रिसर्च जो आपका है उसके पब्लिकेशन किसी भी फॉर्म में वो पब्लिश होती है, उसमें ऑथरशिप, ऑथर्स को जो भी उसमें लो कंट्रीब्यूटर्स है उनको कितना क्रेडिट दिया जाएगा, ये ऑथरशिप इश्यूज होते हैं। अब आप नेक्स्ट उस पे आएंगे। अब दूसरे टाइप का होता है पब्लिक डुप्लीकेट पब्लिकेशन। आपने क्या किया कि एक बार पब्लिश किया किसी भी चीज को या किसी दूसरे का पब्लिकेशन लिया और विदाउट क्रॉस रेफरेंसिंग, बिना डिस्क्लोजर के आपने क्या किया कि उसको दोबारा जो है पब्लिश करने की कोशिश किया, तो इसे कहते हैं डुप्लीकेट पब्लिकेशन। सैलमी पब्लिकेशंस होते हैं जिसमें कि सैलमी का मतलब है छोटे छोटे टुकड़ों में छापना। आपने एक बड़ा रिसर्च प्लान किया और उसका एक एक पार्ट डेटा पहले छापा, फिर एक पार्ट फिर छापा, फिर एक पार्ट तीसरा छापा। उसमें क्या होता है कि ऑथर को भी समझ में नहीं आता है कि, सॉरी, रीडर को भी समझ में नहीं आता है कि कहना क्या चाहते हो भाई। उसमें समझ नहीं पाते क्योंकि आप छोटा छोटा पार्ट पार्ट करके उसको छाप रहे हो और आपका जो बड़ा, जो आपने ऑब्जेक्टिव लिया था, जो बड़ा प्रॉब्लम जिसको आप सॉल्व करना चाह रहे थे, उस पे उसका स्ट्रेस जो है वो खत्म हो जाता है, इम्पैक्ट खत्म हो जाता है। तो उसको कहते हैं सैलमी पब्लिकेशन। ये भी मिसकंडक्ट की श्रेणी में आता है। फिर रिसर्च एथिक्स हैं बहुत सारे, अभी आपने अपने कुछ वक्त के टाइम पे पढ़े होंगे, बड़े सारे रिसर्च एथिक्स आपको पढ़ाए जाते हैं, उनका वायलेशन भी मिसकंडक्ट में आता है। उनको भी आपको सारे एथिक्स को अच्छे से पढ़ लेना है, अच्छे से समझ लेना है और उनका वायलेशन नहीं करना है। और फिर आता है कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। इसमें क्या होता है कि आप का कोई
कोई आपको जैसे फाइनेंस कर रही है कोई एजेंसी, या किसी का पर्सनल इंटरेस्ट है, या फिर आपकी रिसर्च जो है किसी पर्टिकुलर वर्क को जो है वो इम्पैक्ट कर रही है, उस तरीके की चीजें कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में आती हैं। जैसे कि आपने मैंने कहीं से फंडिंग लिया, आपने जो है किसी फंडिंग एजेंसी जैसे एनआरएफ है, यूजीसी है, या कहीं से फंडिंग लिया और उनको प्रॉपर एक्नॉलेज नहीं किया, तो ये कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में आता है। किसी का पर्सनल इंटरेस्ट है, कोई दो ग्रुप्स काम कर रहे हैं, दो इंस्टीट्यूशन काम कर रहे हैं और कॉमन ऑब्जेक्टिव पे काम कर रहे हैं, पर एक दूसरे को एक्नॉलेज नहीं कर रहे हैं, तो ये सारा जो है कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की श्रेणी में आता है। तो अब आता है कि आप प्लेजरिज्म जो पहली कैटेगरी है उसको आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, क्योंकि जब आप आइडेंटिफाई करेंगे तभी आप बच पाएंगे उससे। आइडेंटिफिकेशन के लिए आपको क्या है, आपको ह्यूमन जजमेंट अपने अपने ऊपर आपको जो है अपनी एबिलिटी स्किल डेवलप करनी पड़ेगी कि आप प्लेजरिज्म को चेक कर पाए, कॉपी ना करें। पहले तो आप बचें उससे। अगर आप बच नहीं पा रहे हैं, आपको लिखने में प्रॉब्लम हो रही है, आप दूसरे के पेपर से हेल्प ले रहे हैं, तो आपको उसको प्रॉपर एक्नॉलेज करना है। ना जजमेंट होना चाहिए, आपकी इतनी बुद्धि होनी चाहिए कि आप उसको अवॉइड कर सके। फिर है बहुत सारे टेक्नोलॉजिकल टूल्स हैं जिसको लेकर के आप प्लेजरिज्म को चेक कर सकते हैं कि हमारे जो हमने जो लिखा है, जो हमने आर्टिकल लिखा है, उसमें कितना प्लेजरिज्म आ रहा है, और फिर उसको दूर करने के लिए आप उसको चेंज कर सकते हैं। कि ऐसी ऐसा होता है कि भाई ठीक है, हजारों यहाँ समंदर जैसे पेपर हैं, समंदर जैसे रिसर्च है, तो उसमें हो सकता है कि आपने जो सोचा वो पहले ने किसी ने हाइपोथेसिस बना रखी है, या उसी मेथोडोलॉजी पे बहुत सारे लोग पहले से काम कर रहे हैं, आपके जैसा डेटा पहले भी किसी ने निकाल रखा है, और वो गलती से आपने उस पे एक मैस्टिक बना ली। उसको आप एक बहुत सारे हमारे टेक्नोलॉजिकल टूल्स हैं, उसमें डाक डाल के आप चेक कर सकते हैं कि इसमें प्लेजरिज्म है या नहीं। पहले पहली टाइप की सिमिलैरिटी होती है टेक्स्ट की सिमिलैरिटी। टेक्स्ट सिमिलैरिटी एनालिसिस आप किसी भी आप सॉफ्टवेयर चेकअप से कर सकते हैं। साइटेशन, आपको प्रॉपर साइटेशन हर चीज का देना है, मैं बार बार बता रही हूँ। आपको हर अपनी बात को कहने के लिए एक होलिस्टिक अप्रोच लेनी पड़ेगी। आप रीफ्रेजिंग से काम नहीं कर सकते। आप पूरा पैराग्राफ पढ़िए, उससे एक जस्ट निकालिए, समझिए, उसके बाद आप उसको डालिए। और अगर आप फ्रेजिंग, अगर आप किसी का ले रहे हैं, किसी की साइट, किसी का स्टेटमेंट, तो आप उसको इन्वर्टेड कॉमा से लिखेंगे और फिर उसको आप प्रॉपर साइटेशन देंगे। और बहुत सारे हमारे पास सॉफ्टवेयर हैं, जैसे टर्निटिन आपके यहाँ, आइथेनिकेट, हम टर्निटिन होगा हमारे यहाँ, आइथेनिकेट, और बहुत सारे ऑनलाइन फ्री सॉफ्टवेयर हैं जिनसे आप सिमिलैरिटी चेकअप कर सकते हैं अपने लिखे हुए आर्टिकल्स का, अपनी लिखी हुई रिसर्च का, और फिर उसको इरेडिकेट भी कर सकते हैं। उसके बाद जो है मैनुअल वेरिफिकेशन तो आप करेंगे ही अपनी बुद्धि से कि जो आपको लगता है कि हाँ ये मैंने पैराग्राफ लिखा है, जैसे कि आप माने अपनी रिसर्च का आप इंट्रोडक्शन लिख रहे हैं, तो इंट्रोडक्शन में बहुत सारा पहले से किया हुआ काम आप रिव्यू देते हैं। उस रिव्यू में कहीं ना कहीं आप जरूर ये दूसरे की कही गई बातों को बार बार रिपीट करेंगे। उसमें आपको बहुत ध्यान देना है कि प्लेजरिज्म ना आने पाए, मैनुअली आपको अलर्ट होकर के लिखना है। ठीक है। उसके बाद आप डेटा फैब्रिकेशन, फाल्सिफिकेशन को कैसे पकड़ेंगे। उसके लिए स्टैटिस्टिकल अनोमली जो है वो नहीं होनी चाहिए आपके उसमें। बहुत ज्यादा अच्छा होना से अच्छा है सच्चा होना। बहुत ज्यादा अच्छे होने से अच्छा है कि आप सच्चे तरीके से अपने जो है वो डेटा को प्रोड्यूस करें, उस पे अपने मेथोडोलॉजी में उसको अडॉप्ट करें। और आपका जो डेटा डेटा है वो रिप्रोड्यूसेबल होना चाहिए। ठीक है। रॉ डेटा जो है वो आप जो है जनरली क्या होता है जब आप पब्लिश करते हैं, तो आप कोशिश करते हैं कि आपका रॉ डेटा पब्लिक को अवेलेबल ना हो, क्योंकि आप उसमें फर्दर रिसर्च करना चाहते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। लेकिन कोशिश ये करिए कि अपने रॉ डेटा को एज अ सप्लीमेंट्री फाइल, एज अ एडिशनल डेटा आप डिस्क्लोज कर दीजिए, ताकि आपकी जो रिसर्च है उसकी साख बनी रहे, उसका जो प्रामाणिकता है वो बनी रहे, और जो है आपका डेटा को रिप्रोड्यूस किया जा सके। जैसे कि माने आप एक छोटे से गांव में जाते हैं और वहाँ की एजुकेशन पॉलिसी, एजुकेशन स्टैंडर्ड को आप रीअसेस करते हैं, तो अगर आप उसकी डेटा में झोलझाल करेंगे और एक दूसरा रिसर्चर जाएगा उस एरिया में, इसी तरीके की कोई रिसर्च कंडक्ट करेगा, तो वो डेटा को रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएगा। आप वो एक्सपेरिमेंट सेटअप करते हैं, और अगर आपने उसके डेटा में छेड़छाड़ किया, उसको रिप्रोड्यूस नहीं कर पाए, तो वो भी डेटा जो है वो क्वेश्चनेबल हो जाएगा, और वो मिसकंडक्ट की श्रेणी में आएगा। उसके बाद क्या है, इंटरनल इनकंसिस्टेंसी नहीं होनी चाहिए।
Examine discrepancy between the method section and report result in possible sample size and statistical value that did not match the described value. ये नहीं होना चाहिए कि आपका जो जो आप एनालिसिस कर रहे हैं उसी में अंदर डेटा मिसमैच हो रहा है। आप जो है डेटा को आप मैच नहीं करा पा रहे हैं, डायग्राम्स में कुछ और दिखा रहे हैं, टेबल में कुछ और दिखा रहे हैं। इस तरीके की इनकंसिस्टेंसी जो है वो भी मिसकंडक्ट की श्रेणी में आती है। इसमें पता चल जाता है कि आपने कहाँ पर झोल किया है, डायग्राम में कुछ और दिख रहा है, टेबल में कुछ और दिख रहा है। और इस तरीके का ये मिसकंडक्ट ही कहलाएगा ये भी। उसके बाद इमेज मैनिपुलेशन भी होनी चाहिए। बहुत सारे लोग जो है इमेज कॉपी करते हैं, आपके मैप्स कॉपी करते हैं विदाउट प्रॉपर साइटेशन, वो भी इसमें ही आता है। डेटा वेरिफिकेशन होना चाहिए। आपने किसी ओरिजिनल या किसी भी चीज, किसी भी डेटाबेस से आपने डेटा डाउनलोड किया, जैसे कि मैंने आपने टेलीबॉटनिकल डेटा डाउनलोड किया, आपने बहुत सारा क्लाइमेट का डेटा लिया, आपने बहुत सारा जो है डेमोग्राफी का डेटा लिया। तो जो भी आपका डेटा है उसको आप जो है प्रॉपर साइटेशन दीजिए कि यहाँ से हमने वो डेटा दिया है। और आप अपने डेटा को भी एज ए सप्लीमेंट्री फाइल्स जो है वो डेटाबेस को प्रोवाइड कराइए, जिससे कि आपकी डेटा की इंटीग्रिटी और ऑथेंटिसिटी बनी रहे। अभी क्या है कि ऑथरशिप के इश्यूज, जैसे मैंने कहा था अभी आपको, कि मैं आगे चल के बताऊंगी कि ऑथरशिप के क्या क्या इश्यूज हैं। तो ऑथरशिप का पहला इशू होता है घोस्ट ऑथरशिप। घोस्ट माने भूत, ऑथरशिप घोस्ट में। घोस्ट ऑथरशिप क्या होते हैं कि इसमें जो है अब बहुत सारे लोगों का ऐसा साइटेशन, ऐसा नाम दिया जाता है ऑथोरियल साइटेशन में जिनका की ऑथरशिप में जिनका की कोई कंट्रीब्यूशन ही नहीं होता है। जैसे कि किसी ने हमको, किसी एजेंसी ने हमको फील्ड के लिए परमिशन दे दिया। ठीक है, जैसे मैंने, हम आपके गुजरात में ही आते हैं और वहां पर हमको डीएम साहब ने परमिशन दे दिया कि आप जाइए, अच्छा कच्छ के एरिया में आप फील्ड वर्क करके आइए। और हम डीएम साहब को नाम जो है वो ऑथरशिप में दे देते हैं। तो ये आता है घोस्ट ऑथरशिप की कैटेगरी में। ऐसा कुछ नहीं है, उन्होंने सिर्फ हमको परमिशन दिया है, साइंटिफिकली उनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है हमारी रिसर्च में। चाहे वो रिसर्च में कोई कंट्रीब्यूशन उनका है नहीं। तो ये अगर हम उनको साइटेशन, अगर ऑथरशिप देते हैं तो ये घोस्ट ऑथरशिप होती है। अब आती है नेक्स्ट, गेस्ट ऑथरशिप। इनमें क्या होता है कि जैसे आप किसी बड़े ग्रुप के साथ काम कर रहे हैं, किसी ग्रुप के साथ काम कर रहे हैं, और उसमें कोई बड़े आपके वर्कर हैं, कोई नोबेल प्राइज वाले हैं, कोई क्या कहते हैं, ये आपका भारत वो है, कोई बड़े बड़े ही अच्छे वर्कर हैं, उन्होंने कोई आपके रिसर्च में हेल्प नहीं किया है, कोई आपके रिसर्च में उनका कंट्रीब्यूशन नहीं है, सिर्फ उनकी प्रेस्टीज और उनका फेवर को आप रेसिप्रोकेट करना चाहते हैं, इसलिए आपने उनको गेस्ट ऑथरशिप दे दिया। ये भी नहीं होना चाहिए। ऑथरशिप डिस्प्यूट्स भी बहुत सारे होते हैं कि कौन फर्स्ट ऑथर रहेगा, कौन सेकंड रहेगा, किसका जो है किस जगह पर रहेगा, और कौन किस ऑर्डर में रहेगा। ये सारे ऑथरशिप डिस्प्यूट में आते हैं। इसके अलावा ऑनरेडी ऑथरशिप भी होती है। ये गेस्ट ऑथरशिप की तरह ही है कि कोई सीनियर फैकल्टी या आपके डिपार्टमेंट का हेड है, या कोई बस पोजीशन के बेस पे आपने उसको ऑथरशिप दे दिया, लेकिन वो डायरेक्टली आपको उसमें नहीं इन्वॉल्व है। तो इस तरीके के इश्यूज आते हैं। अब आते हैं कोप की गाइडलाइंस पे। को अभी ये सारे मिसकंडक्ट को रेगुलेट करने के लिए क्या किया गया, बहुत सारे जो पब्लिकेशन में जो मिसकंडक्ट होते हैं उनको रेगुलेट करने के लिए एक कमेटी है, द कमेटी फॉर पब्लिकेशन एथिक्स, जिसको कोप कहते हैं। ये एक इंटरनेशनल कमेटी है जो कि रिकॉग्नाइज करती है स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस को, बेस्ट प्रैक्टिसेस, जिसमें कि जो कि आपके पब्लिकेशन मिसकंडक्ट को हैंडल करती है। 1997 में एस्टेब्लिश किया गया था, ताकि ये जो है आपके पब्लिकेशन मिसकंडक्ट को रोक सके, उसको प्रिवेंट कर सके, और अगर अगर मिसकंडक्ट होता है तो उसको हैंडल कैसे करना है, उसको भी ये उसकी भी गाइडलाइंस इस कमेटी के थ्रू बनाई गई। तो इसमें क्या है, पहला डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस है। जो जितने भी जर्नल हैं, पब्लिक जर्नल्स निकलते हैं, जो जो भी पब्लिकेशन हाउस हैं, उनको इसमें अपना नॉमिनेशन, इसमें इस कमेटी के साथ में जुड़ना पड़ता है, इसके साथ में मेंबरशिप करनी पड़ती है, ताकि वो ये और ये नहीं कहना पड़ता है कि ये जितने भी रेगुलेशन इस स्कोप ने बनाए हैं उसको सबको हम मानेंगे। ये इंटरनेशनल पब्लिकेशन हाउस के लिए है। इसके अलावा आपके यूजीसी, इंडियन सिस्टम में यूजीसी के बहुत सारे
यूजीसी की कमेटी है जो पब्लिकेशन मिसकंडक्ट को देखती है। इसके अलावा प्रेस प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया भी है। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया जो कि अदर देन रिसर्च एक्टिविटी जितने भी पब्लिकेशन की चीजें होती है उनको सबको वो मैनेज करती है और देखती है कि वो मिसकंडक्ट की श्रेणी में ना आए, और अगर कोई डिस्प्यूट है तो उसको कैसे हैंडल किया जाए, ये सारी चीजें जो है वो देखती है। अब इसमें बताया गया है कि एडिटर अकाउंटेबिलिटी, एडिटर जो है दैट विल बी द अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबल। अंत में जिम्मेदारी किसकी होगी? एडिटर की होगी। अगर मैं कोई मैगजीन बनाती हूँ या कोई जर्नल की मैं एडिटर हूँ, तो उसमें छपा हुआ हर शब्द और हर लाइन की जिम्मेदारी मेरी होगी, अंततः मेरी होगी। तो इसलिए जो पब्लिक एडिटर है उसको बहुत अलर्ट रहना पड़ता है ताकि किसी प्रकार का पब्लिकेशन मिसकंडक्ट ना होने पाए। इसीलिए रिव्यू का प्रोसेस, प्रूफ चेकिंग का प्रोसेस, प्लेजरिज्म चेकर का प्रोसेस, ये सारा प्रोसेस इसीलिए किया गया है ताकि किसी प्रकार का पब्लिकेशन मिसकंडक्ट जो है वो प्रकाशन कदाचार ना होने पाए। और इस सब के अलावा जो कोर्ट का एक और जो इम्पोर्टेंट वो है कि उस जो भी प्रॉब्लम आती है, जो भी केस आता है, उसको टाइमली इन्वेस्टिगेशन उसकी की जाए, ताकि जो है प्रॉपरली उसको टाइमली जो है वो डील किया कर लिया जाए। और जो भी हमारा शिकायत करता है या जो भी जिसके खिलाफ शिकायत हुई, दोनों के प्रति जो है वो न्याय की प्रक्रिया को अपनाया जाए जल्दी से जल्दी। अब आते हैं कंप्लेन की क्या प्रोसेस है। अगर मैंने आपको कोई पेपर आप पढ़ते हैं और आपको लगता है कि अरे, पेपर पढ़ते ही मुझे लगा कि इसमें तो पहले की 10 लाइन जो है वो इस पेपर से कॉपी करी गई हैं, और उसमें प्रॉपर साइटेशन भी नहीं दिया गया है। वो डायग्राम आपको दिखता है जो लगता है कि अरे ये तो इस पेपर का है ही नहीं, ये तो वहाँ भी देखा था मैंने। और अब आप वहां जाकर देखते हैं तो पता चलता है कि हाँ, ये तो पहले से छप चुका है और यहाँ पर नहीं है, या डेटा चोरी का कोई केस आपको नजर आता है, तो आप कंप्लेन कैसे करें? उसके लिए क्या करेंगे? सबसे पहले कंप्लेन का प्रोसेस स्कोप में क्या है पहले ये बताते हैं। स्कोप में पहले इनिशियली आप कंप्लेन जर्नल के एडिटर ऑफिस में सपोर्टिंग एविडेंसेस, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के साथ में, और जो आप आरोप लगा रहे हैं, जो एलिगेशन जो आप लगा रहे हैं, प्रॉपर एविडेंस के साथ उसको आप जमा करेंगे, जमा किया जाता है। उसके बाद फिर एडिटर जो है वो उसको देखेगा, पहले रिव्यू करेगा। एडिटर पता लगाएगा पहले देख करके एलिगेशन जो है वो लायक भी है, यहाँ पर सुनने के लायक है, या फिर जो जनरल है उसके स्कोप में आता है या नहीं। ठीक है, जैसे कि मैंने आपने कोई इंडियन जर्नल में आपने पेपर छापा, किसी भी जर्नल में आपने पेपर छापा इंडियन उसका, और वो कोप का मेंबर नहीं है वो जनरल, कोई अब जब वो जो सोसाइटी जिसमें आप पेपर छाप रहे हैं जिसकी उससे निकलता है, वो आपके कोप को फॉलो ही नहीं करता, तो कोप में आप शिकायत करेंगे तो बोलेगा कि हमारे यहाँ तो ये एड्रेस ही नहीं होगा, क्योंकि ये हमारा मेंबर ही नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर वो उसमें आता है फिर उसके बाद क्या होगा? फिर वो जो आपका एडिटर है वो ऑथर को नोटिफाई करेगा, ऑथर को बताएगा कि आपके खिलाफ ये आपके एलिगेशन लगा है या आरोप लगा है, आप उस पे क्या कैसा रिस्पॉन्स करना चाहते हैं, या कैसे आप इसको जवाब देना चाहेंगे। और साथ में ये भी कोशिश करेगा कि जिस शिकायतकर्ता जो है उसको उसको जो है उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन रखे, उसका नाम कहीं उजागर ना होने दे पूरी प्रोसेस में, ये उसको देखेगा। एडिटर जो है वो ऑथर से वो सिर्फ आपकी शिकायत देगा, आपका नाम नहीं देगा। फिर उसके बाद क्या होगा? इन्वेस्टिगेशन, एक कमेटी बैठेगी, कमेटी वो सारे एविडेंस को एग्जामिन करेगी। उसके बाद उस पर रिव्यू रिव्यू कमेटी बैठेगी जो पूरा एग्जामिन करेगी, और उस रिव्यू के दौरान वो ऑथर से भी बात करेगी, वो जो शिकायत करता है उससे भी बात करेगी, वो इंस्टीट्यूट की अथॉरिटी को भी बात करेगी, क्योंकि हर पब्लिकेशन को पब्लिश करने से पहले आप अपनी अथॉरिटी से अप्रूवल लेते हैं। आप ये नहीं कि आज आपका मन आया आप उठे और आपने एक रिसर्च जो आप कर रहे हैं उसका पेपर आपने उसका किताब में भेज दिया, नहीं तो कहीं मैगजीन, ऐसा नहीं होता है। आपको कहीं ना कहीं पे पहले वो अपनी अथॉरिटीज को वो पेपर सबमिट करना पड़ता है कि हम ये देने जा रहे हैं इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो उस केस में आपको आप पुट अप करेंगे और वो सारी चीजों से वो वाकिफ, मतलब सबको क्रॉस चेक करेंगे कि कहाँ कहाँ ये डॉक्यूमेंट गया है। उसके बाद जो है एडिटर इसी डिसीजन पे आएगा, सारी कमेटी की जो भी वो होगा डिसीजन होगा उसको लेगा, और फिर एडिटर खुद भी उसको सारा असेस करेगा। फिर उसके बाद किसी डिसीजन पे आएगा। अब वो डिसीजन कैसा होगा? करेक्शन हो सकता है कि आप उस डेटा को, अगर छोटा मोटा है तो करेक्ट करें,
अगर करेक्शन नहीं हो सकता है तो हो सकता है अगर ज्यादा मेजर इशू है तो पेपर को रिट्रैक्ट कर देगा, वापस ले लेगा। और एडिटोरियल में एडिटर उसको जो है ये भी कह सकता है कि आपका जो शिकायत थी वो मतलब वैलिड नहीं है, और उस पर कोई एक्शन ना हो, और सारी पार्टीज को नोटिफाई कर देगा कि ऐसे ऐसे आप शिकायत आई थी, इसको जो फॉल्स पाई गई और उस पर कोई एक्शन नहीं हो रहा है। ठीक है। और इस पूरी प्रोसेस के दौरान जो है ये पूरी प्रोसेस जो है बहुत ट्रांसपेरेंसी से होती है, इसमें कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन किया जाता है। कोशिश ये की जाती है कि जो पूरी प्रोसेस है वो बहुत स्पीड से हो, बहुत डिले ना हो कि आपने आज शिकायत करी 2 साल तक कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और इसमें बहुत फेयरनेस के साथ में आपका जो है सारी प्रक्रिया करी जाती है, और डिसीजन जो है वो कोर्ट गाइडलाइन पे। हेलो। हेलो। यस मैम, आ रही है आपकी यस आवाज। मैम। अच्छा, आवाज आ रही है? स्क्रीन पे दिख रही है? एक्चुअली कुछ इंटरप्शन हो गया था। मेरा स्क्रीन जी दिख रहा है मैम। आपको? जी मैम, सही यस से दिख रहा मैम। है और आवाज भी सही से आ रही है। जी मैम। ओके ओके। ओके, थैंक यू। ठीक है, तो यहाँ तक तो बता दिया। अभी क्या है कि जो कंप्लेंट है उसकी हैंडलिंग स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। अभी तो एक मैंने उसमें दिखा दिया आपको कि कैसे ये है, उसके बाद अभी स्टेप बाय स्टेप इसको देखेंगे कि कैसे हैंडल करी जाए। अभी किसी एजेंसी को माने आपकी शिकायत आती है तो शिकायत कैसी कैसी होनी चाहिए। ठीक है। शिकायत में क्या क्या होना चाहिए, उसमें हु मतलब आइडेंटिफाई जो पार्टी है वो कौन है, कोई पर्सन है या कोई एजेंसी है जिसने की एलिगेशन लगाया है। क्योंकि एलिगेशन लगाना बहुत आसान है, लेकिन एलिगेशन का को वेग नहीं होना चाहिए, एलिगेशन जो है प्रॉपर होनी चाहिए। तो कंप्लेंट बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव होनी चाहिए और प्रॉपरली डॉक्यूमेंटेड होनी चाहिए। उसमें पता होना चाहिए कि कौन है, क्या मिसकंडक्ट को किस पे आरोप लगाया गया है, या स्पेसिफिक टाइप के किस टाइप का मिसकंडक्ट है जिसपे की जिसके लिए कि आरोप लगाया गया है। ठीक है। उसके बाद फिर व्हेन एंड वेयर, ये पब्लिकेशन कहाँ किया गया है, पब्लिकेशन की डिटेल, और कब किया गया है ये टाइमलाइन भी इसमें होनी चाहिए। और बेसिस ऑफ एलिगेशन, किस बेस पे आप एलिगेशन लगा रहे हो ये भी इसमें मेंशन होना चाहिए। ठीक है। अभी उसके बाद उसमें सपोर्टिंग एविडेंसेस क्या क्या होने चाहिए। इसमें कंप्लेन जो है वो उसके साथ बहुत सारे टैंजिबल डॉक्यूमेंट, मतलब कि बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स जो है वो अटैच होने चाहिए। ठीक है। जिसमें कि जैसे कि आपने किसी की प्लेजरिज्म की रिपोर्ट आप कर रहे हैं तो उसमें साइड बाय साइड प्लेजरिज्म का टेक्स्ट होना चाहिए। डेटा इनकंसिस्टेंसी है तो डेटा इनकंसिस्टेंसी का पूरा उद्धरण होना चाहिए, कहाँ कैसे हुआ है ये पता होना चाहिए। इमेज एनालिसिस का डुप्लीकेशन है तो वो होना चाहिए। स्टैटिस्टिकल एनोमली है तो वो भी मेंशन होनी चाहिए। तो मतलब कहने का ये है कि पूरे इसमें सपोर्टिंग एविडेंस के साथ में आपकी जो कंप्लेन है वो होनी चाहिए। ठीक है। अब इनिशियल असेसमेंट में जैसे मैंने आपको बताया कि एडिटोरियल जो एडिटर होता है वो उसको पहले टेकअप करता है, वैलिडिटी चेक करता है कि ये प्रॉपर है कि नहीं है, और वो चेक करता है कि उसका स्कोप इस कमिटी में आता है कि नहीं है। जैसे कि आपका मैंने एग्जांपल दिया कि इंडियन ऑथरशिप, इंडियन जर्नल का कोई पेपर है और वो आपका वहाँ रजिस्टर, कोई छोटी सी मैगजीन है, माने आपने उसमें कोई पेपर छापा लेकिन उसमें भी प्लेजरिज्म पकड़ में आया और किसी ने उसको कंप्लेन किया उसके खिलाफ, तो फिर वो बोलेगा अरे ये तो हम मैगजीन हमारे अंडर ही नहीं आती है। तो इस तरीके की कंप्लेन करने से पहले आपको देखना पड़ेगा कि ये कहाँ पर सुनी जाएगी। ठीक है। पब्लिकेशन
प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया में सुनी जाएगी, या फिर यूजीसी में सुनी जाएगी, या फिर ये किसी और पब्लिकेशन उस पे पब्लिश फोरम पे सुनी जाएगी, ये आपको देखना पड़ेगा। ठीक है। और इसका क्या है ऑब्जेक्टिव जो है वो मतलब खरा होना चाहिए। ये नहीं कि आपने खाली सोच लिया कि भाई ये लड़का तो ढंग से अंग्रेजी नहीं लिख सकता है, इतनी बढ़िया अंग्रेजी लिख के इसने पेपर कैसे छाप दिए। ऐसे प्रेजुडाइज माइंड नहीं होना चाहिए कि ये तो भाई एक छोटा सा प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था, इसने इतना बड़ा रिजल्ट कैसे निकाला किसी भी रिसर्च से। इस पे क्वेश्चन आ गया कि भाई ऐसे कैसे कर सकते हैं, इतना बड़ा रिजल्ट, इतना बढ़िया रिजल्ट कैसे निकाल सकते हैं, इनको तो चलो तोला जाए। ऐसे ऐसे जजमेंटल होकर के आप जो है कंप्लेन नहीं करनी। ठीक है। इसको पहले नोट वो किया जाता है, एड्रेस किया जाता है। फिर जो ऑथर है उसको नोटिस भेजा जाता है, फॉर्मल नोटिफिकेशन सेंड किया जाता है, उसके रिस्पॉन्स इंतजार किया जाता है। एक टाइमलाइन दे दी जाती है कि 1 से 30 दिन के अंदर आपको जो है इसको आपको इन्वेस्टिगेशन का प्रॉपर रिप्लाई करना है। और इंस्टीट्यूशन को भी उसके जो भी उसका होस्ट इंस्टीट्यूट है, जिस एजेंसी में वो काम करता है, चाहे यूनिवर्सिटी में हो, चाहे किसी कॉलेज में हो, या किसी इंस्टीट्यूट में हो, तो प्रॉपरली उसको जो है कांटेक्ट किया जाता है उन लोगों को भी, ताकि इसकी सीरियसनेस, जो शिकायत है उसकी सीरियसनेस को समझा जा सके और उसको एड्रेस किया जा सके। ठीक है। इन्वेस्टिगेशन के लिए जैसे मैंने बताया आपको पैनल फॉर्म किया जाता है, एविडेंसेस को रिव्यू किया जाता है, फिर बहुत सारी चीजों को कंपेयर किया जाता है, जैसे स्कोप की गाइडलाइंस है, आपकी इंडियन पब्लिकेशन हाउसेस की गाइडलाइंस है, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की गाइडलाइन है। सबकी गाइडलाइंस को पढ़ती है कमेटी और उसको कंपेयर करती है। उसके बाद जो है जो स्टेक होल्डर्स हैं उसकी, चाहे वो ऑथर हो, चाहे वो कंप्लेनेंट हो, चाहे उसका होस्ट इंस्टीट्यूट हो, सबको जो है इंटरव्यू किया जाता है। सारे एविडेंसेस को कलेक्ट करके कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट बनाई जाती है, और उस रिपोर्ट के बेस पे करेक्टिव मेजर्स जो है वो दिए जाते हैं। करेक्टिव मेजर्स में अगर प्रूफ हो गया तो वही होगा कि, या तो प्रूफ हो गया तो फिर आपको पेनल्टी किया जाएगा, करेक्शन कराया जाएगा। अगर करेक्शन से ज्यादा गंभीर मुद्रा है तो कबीर मामला है, तो वहां पर आपका जो पेपर है, पब्लिकेशन, उसको रिट्रैक्ट किया जा सकता है। आपको जर्नल्स बैन भी कर सकते हैं। आपको जर्नल पब्लिकेशन हाउसेस जो है वो बैन भी कर सकता है। अगर बड़ा मिसकंडक्ट होता पाया जाता है किसी भी केस में, तो उसको बैन किया जा सकता है, उसकी साख पे आ सकती है, उसका रिसर्च जो है वो इंटीग्रिटी को हार्म पहुंच सकता है। इसलिए बहुत ही केयरफुली इन एथिक्स को समझना है आपको और इनका पालन करना है। ठीक है। करेक्टिव मेजर्स जैसे मैंने आपको बताया, करेक्शन होगा, रिट्रैक्शन होगा, एक्सप्रेशन ऑफ कंसर्न होगा। इसमें क्या होगा कि इन्वेस्टिगेशन जो है वो जैसे मैंने आपका कोई पेपर है और उस पे नीचे स्टार लगा करके आ रहा है जर्नल में कि भाई इस पे तो अभी इंक्वायरी चल रही है, ये फुल फ्लैजेड नहीं है, और उसको करके रिट्रैक्ट कर लिया जाएगा। ठीक है। और इंस्टीट्यूशन को भी आपके रिपोर्ट किया जाएगा कि इंस्टीट्यूशन भी इसको पोटेंशियली इसके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन ले, ताकि जो है ये दोबारा रिकर ना किया जा सके। ठीक है। अभी क्या है माने, ये तो हो गया कंप्लेन का प्रोसेस, हो गया एक केस आया और उसमें किस तरीके से कंप्लेन करी गई, उसको रिव्यू कराया गया, उसको सब प्रोसीडिंग बनाई गई, और उसको एक जजमेंट भी दे दिया गया कि हाँ भाई इसका पेपर रिट्रैक्ट किया जाता है। पर ऑथर को लग रहा है नहीं मैंने तो कुछ किया नहीं था और मेरा तो ये डेटा ऑथेंटिक है, ये है, तो वो क्या करेगा, फिर वो क्या करेगा, अपील करेगा। उसका भी एक प्रोसेस है, कोर्ट के अंदर ही उसका भी एक प्रोसेस है कि वो अपील कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या होगा, फॉर सबमिशन ऑफ फॉर्मल अपील, जैसे कि आपने किसी ने कंप्लेन करी, आप अपील करिए उसकी प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स के साथ में, वैसे ही प्रॉपर जस्टिफिकेशन के साथ में कि भाई इनसे ये गलती नहीं हुई है, हमारे खिलाफ इस तरीके की साजिश करी गई है या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, हमने ऐसा कुछ नहीं किया है। और फिर वो आपकी अपील जो है वो एडिटोरियल रिव्यू और इवैल्यूएशन में जाती है, और फाइनल डिसीजन जो है वैसी ही एक कमेटी फिर बनती है, और पूरी प्रोसेस उसी तरीके से होती है, और आपको फाइनल एक डिसीजन दिया जाता है कि आपकी अपील जो है उस पे पॉजिटिव डिसीजन लिया गया या फिर वो नेगेटिव डिसीजन लिया गया। ठीक है। तो अपील के ग्राउंड क्या होते हैं कि आप अपील के कुछ एक वैलिड ग्राउंड है, ये नहीं कि हर चीज की आप अपील कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। प्रोसीजर पहले तो आपका, अगर आपको लगता है कि पूरी प्रोसेस जो आपकी कंप्लेन ली गई और पूरे उस पे रिव्यू किया गया, उस अगर प्रोसेस में एरर है तब आप अपील कर सकते हैं। कोई नया एविडेंस आपको मिला है कि नहीं, मैंने ऐसा जो पहले आपने नहीं दिया है और अब आपको लगता है कि नहीं ये भी मुझे देना चाहिए था, इसकी वजह से इन्वेस्टिगेशन थोड़ा सा गड़बड़ा गई है, तो आप नए एविडेंस प्रस्तुत कर सकते हैं अपील के दौरान।
आप जो है, अगर आपको लगता है कि थोड़ा कोई बायसनेस है, या फिर कोई कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आपका आ रहा है इन्वेस्टिगेटर्स के साथ में किसी भी मुद्दे पर, तब आप ये अपील कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि पूरी प्रक्रिया में कोई मिस एप्लीकेशन आई है, कोई पूरी जो आपकी जो अभी इंक्वायरी आपकी हुई उसमें कोई मिस एप्लीकेशन आई है, तो आप उसको कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि किसी प्रकार की इनकंसिस्टेंसी हुई है, किसी प्रकार की बाधा, मतलब किसी प्रकार की क्या कहेंगे कि कंसिस्टेंटली ये नहीं हुआ है, किसी प्रॉपर क्लियर वे में नहीं हुआ है, तब आप इसको अपील कर सकते हैं। अब इनवैलिड अपील कैसे होगा? इनवैलिड का है कि सिंपल डिसएग्रीमेंट, नहीं मैं मानता ही नहीं इस चीज को, मुझे मुझे मतलब ही नहीं है, मैं तो इससे सहमत ही नहीं हूँ, मेरा पेपर तो फिर आना चाहिए, ऐसे करके नहीं होगा। आपको प्रॉपर वैलिड रीजन होने चाहिए। जनरल डिससेटिस्फेक्शन की, भाई हमारा आर्टिकल आपने रोक दिया है या हमारे खिलाफ आपने इंक्वायरी करी है, हम तो बहुत गुस्सा हैं आपसे, इस तरीके की चीजें नहीं होंगी। पर्सनल स्ट्रेस जो है, कैरियर कंसर्न्स, इन सबको एड्रेस ही नहीं किया जाएगा आपकी अपील में। ठीक है। अभी अगर आपने जनरल एथिक्स को भी इग्नोर किया है, अगर आपने डिले किया है, तब उस केसेस में जो है वो आपकी अपील वैलिड नहीं होगी, आपको वैलिड ग्राउंड्स पे नहीं होगी। लेकिन अगर आप ग्रीन वाले जितने भी ग्रीन हेडिंग के साथ जितने भी क्राइटेरिया दिए गए हैं, उन पे अगर आप अपील करते हैं तो आपकी अपील स्टैंड करेगी और उस पे सुनवाई होगी। अपील के लिए फिर आपको एक प्रॉपर फॉर्मल रिटन डॉक्यूमेंट होना चाहिए, जिसमें सारे डॉक्यूमेंट्स अटैच होने चाहिए, प्रोफेशनली बहुत अच्छे से लिखा होना चाहिए, अपनी सारी चीजों का क्लियर एक्सप्लेनेशन होना चाहिए, वैलिड सपोर्टिंग रीजंस होने चाहिए कि आप क्यों अपील कर रहे हैं, और उसको टाइमली 3 महीने के अंदर आपको सबमिट करना होगा, ताकि वो अपील आपकी स्टैंड कर सके। ये नहीं कि टाइम समय निकल गया और आप सोचते ही रहे कि हम अपील करें या ना करें। उस केस में उसको 3 महीने के अंदर अपील भी किया जाएगा। और क्लियर सब्जेक्ट होना चाहिए, आपका जो टॉपिक है जिस पे आप अपील कर रहे हैं बहुत क्लियरली होना चाहिए। ठीक है। अब अपील का भी वही प्रोसेस होगा, रिव्यू प्रोसेस। पहले अपील को एक्नॉलेज करेगा, आपको एक रसीद दे देंगे कि भाई हाँ, आपकी अपील को लिया गया, अगर अगर प्रॉपर है अपील तो। और उसके बाद 5, ये स्कोप के लिए मैं बता रही हूँ, 5 बिजनेस डेज के अंदर उसका जो है प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। एक इंडिपेंडेंट रिव्यू कमेटी बनाई जाएगी जो सारे एविडेंस को कंसीडर करेगी और फिर फाइनल डिसीजन तक आएगी। सब में 4 से 6 हफ्ते लगेंगे, माने 1 से 1.5-2 महीना आपको लगेगा। लेकिन आपकी अपील जो है वो रीएड्रेस हो, मतलब एड्रेस हो जाएगी और उस पर कोई ना कोई डिसीजन आएगा कोर्ट की गाइडलाइंस के अंदर। ठीक है। अपील के डिसीजन क्या हो, अपील करने के बाद डिसीजन क्या होगा कि अपील अपहेल्ड मानी जा रही है, आपने जो बताया वो सब सही है। और जो जो आप ग्रेजेंस, जो आप शिकायतें जो आपके खिलाफ जो कंप्लेन करी गई थी, उसका जो है इवैल्यूएशन प्रॉपर नहीं हुआ है और आपकी अपील वैलिड है, उसके अंतर्गत वो फिर अपना डिसीजन देगी। अपील पार्शियली अपहेल्ड, कि भाई आपके थोड़ा तो बात मानी गई कि आपने थोड़ी बातें तो आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन बाकी जो फाइंडिंग्स हैं वो ये कह रही हैं, और आप पार्शियली आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन आप आधा बहुत, आपका जो है डिसीजन वैसे ही रहेगा। और एक होता है कि आपने अनसफिशिएंट ग्राउंड्स पे आपकी अपील को डिसमिस किया गया। ठीक है। तो इसी तरीके के डिसीजन जो है वो अपील करने पे लिए जाते हैं। अब इन सब इस तरीके के मिसकंडक्ट को प्रिवेंट करने के लिए क्या आप जो है स्ट्रैटेजीज अपनाएंगे, इसके बारे में समझिए। बेसिकली पूरे इस एथिक्स के पूरे कोर्स वर्क को समझाने का एक ही है कि आपको इंटीग्रिटी का कल्चर, यानी कि प्रामाणिकता का, निष्ठा का जो कल्चर है उसको डेवलप करना है बाय द रिसर्च। जब आप रिसर्च कर रहे हैं तो पूरी निष्ठा के साथ, पूरी प्रामाणिकता के साथ आप रिसर्च करें। इसका फंडामेंटल जो वो है, ऑब्जेक्टिव है, वो यही है। प्रॉपर साइटेशन दें, जितने भी प्लेजरिज्म है तो उसको आप अवॉइड करें, डिटेक्शन टूल से डिटेक्ट करें उसको, पोटेंशियली आप मिनिमम रखने की कोशिश करें। ऑथरशिप डिसएग्री जो एग्रीमेंट्स है उसको पहले से क्लियर करके चलें, ताकि आपको आगे चल के काम करने में भी आसानी हो, और आपको ऑथरशिप के जो इश्यूज हैं वो आए ही ना। ठीक है। और ट्रांसपेरेंट रिपोर्टिंग करें, और एथिक्स की जो ट्रेनिंग आ रही है उसको पूरे अच्छे से करें और उसको पालन भी करें। ठीक है। अब इंस्टीट्यूशन का रोल भी आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। इंस्टीट्यूशन का रोल वैसे आप लोग को है नहीं, लेकिन फिर भी आपको जानकारी होनी चाहिए।
पॉलिसी डेवलपमेंट होना चाहिए। पॉलिसीज जो रिसर्च किसी भी इंस्टीट्यूशन की पॉलिसीज जो हैं वो रिसर्च एथिक्स को लेकर के, रिसर्च पब्लिकेशन मिसकंडक्ट को लेकर बहुत क्लियर होनी चाहिए। इन्वेस्टिगेशन अगर कोई करनी पड़े तो प्रॉपर प्रोटोकॉल से और टाइमली प्रोसेस से होनी चाहिए। जर्नल्स के साथ कोऑर्डिनेशन होना चाहिए और सैंक्शंस जो हैं, फंडिंग, वो जो है वो भी प्रॉपरली जो है टाइमली होनी चाहिए। अब आप इस पूरे लेक्चर में आपने क्या सीखा? विजिलेंस बहुत जरूरी है। विजिलेंस मतलब आप चाहे वो प्लेजरिज्म को हो, ऑथरशिप डिस्प्यूट को हो, सभी चीजों के साथ विजिलेंट मतलब आपको हमेशा जागरूक रहना है। ये नहीं कि आप हो जाएगा चल जाएगा, इस तरीके से नहीं होना चाहिए। जागरूकता से आपको अपने एक एक लिखे हुए अक्षर की पूरी जिम्मेदारी लेनी होगी, चाहे वो रिसर्च थीसिस में हो, चाहे रिसर्च पब्लिकेशन में हो, या आप कहीं भी आप अपने रिसर्च को पब्लिश कर रहे हैं, दिखा भी रहे हैं, प्रेजेंट भी कर रहे हैं, तो एक एक डायग्राम, एक एक ग्राफ, एक एक की जिम्मेदारी आपकी अपनी होगी। कोई भी फैब्रिकेशन, फॉल्सिफिकेशन नहीं होना चाहिए और पूरी अवेयरनेस के साथ में आप उस चीज को कंडक्ट करें। वो की गाइडलाइंस हैं, वो उनको अच्छे से आपको समझना पड़ेगा। उनके जो भी उन्होंने एथिक्स बनाए हैं उनको अच्छे से आपको लेना पड़ेगा। जो भी रिसर्च प्रोटेक्ट, जो इंटीग्रिटी प्रोटेक्शन मतलब आपकी जो निष्ठा है, प्रामाणिकता है, उसको पूरे अच्छे से करना पड़ेगा, अच्छे से मानना पड़ेगा। प्रिवेंशन, किसी भी तरीके की मिसकंडक्ट आए ही ना, इस तरीके के आपको प्रिवेंशन फोकस होना चाहिए। ये नहीं कि कर दिया देखा जाएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको प्रिवेंशन मतलब नौबत ही ना आए, इस तरीके के एटीट्यूड के साथ में आपको अपना रिसर्च कल्चर डेवलप करना पड़ेगा। थैंक यू। अगर कोई क्वेश्चंस हैं किसी से रिलेटेड तो आप पूछ सकते हैं मुझसे। ठीक है, पूरे लेक्चर का यही सार था। योर एंगेजमेंट विद द रिसर्च इंटीग्रिटी प्रैक्टिसेस स्ट्रेंथन द एंटायर एकेडमिक कम्युनिटी। आप अगर अपने रिसर्च करियर में इंटीग्रिटी को अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपकी रिसर्च जो है बहुत ही सुविधाजनक तरीके से वैलिड और बढ़िया से हो जाएगी। ठीक है, कोई क्वेश्चंस है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, कोप की जो गाइडलाइंस है वो आपको इंटरनेट पे मिल जाएंगी, आप उनको जरूर पढ़ लें अपना रिसर्च स्टार्ट करने से पहले। ये कोर्स वर्क के दौरान ही आप ये सब कुछ पढ़ें, उसमें से पेपर में भी आएगा और आप जो है अच्छे से आप उसको समझ लेंगे तो बहुत आसानी है। वैसे ही आप प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया है और यूजीसी के पब्लिकेशन नॉर्म्स को भी पढ़ें, क्योंकि आपका जुरिडिक्शन जो है वो यूजीसी, मतलब आपका जो इंस्टीट्यूशन है, होस्ट इंस्टीट्यूशन, वो यूजीसी गाइडलाइंस को फॉलो करता है। तो यूजीसी के जो पब्लिकेशन के एथिकल नॉर्म्स है वो भी आप पढ़ें। ठीक है, मैम आई थिंक लेक्चर सबके साथ क्लियर है एंड एवरीवन इज एक्नॉलेजिंग द लेक्चर इन द चैट बॉक्स एज वेल। तो मैम आपका ईमेल यस, आईडी मैम सारे स्कॉलर्स के साथ शेयर कर देंगे एंड मैम विद योर हाँ, परमिशन श्योर श्योर, यूनिवर्सिटी के यूट्यूब के ऑफिशियल चैनल पे भी मैम पोस्ट कर देंगे। हाँ, श्योर श्योर, जब कर सकते हैं कर प्लीज। सकते हैं। अच्छा, ये जो प्रेजेंटेशन है ये भी शेयर करना है मुझे? हाँ जी मैम। हाँ ठीक है, मैं कर ये दूंगी। मैम आप हमारे साथ शेयर कर देना मैम, हम सारे श्योर स्कॉलर श्योर, शेयर कर देंगे जी। हाँ, ओके, थैंक यू सो ओके, मच मैम। मैम विद योर परमिशन थैंक यू। एंड दिस मीटिंग मैम। Yes, yes, sure. Please.